बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशा अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार आलमी निगाहों का मरकज़ बना रहा और अमरीका ईरान कशीदगी अपने अरूज पर थी। लेकिन फिर जब सारे नाउमीद हो चुके थे, जब सारे हिम्मत हार चुके थे, पाकिस्तान की एंट्री होती है और दोनों फरीकैन को ना सिर्फ टेबल पर लाया गया बल्कि मुज़ाकरात पर आमादा किया गया। मुज़ाकरात का नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया और इस चीज़ के इम्कानात भी मौजूद थे कि एक नशिस्त में इतने बड़े तनाज़े को हल करना मुमकिन नहीं था। लेकिन बहरहाल बातचीत का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान की यही एक बहुत बड़ी फतह है। बिल्कुल जी, और ये खदशात भी मौजूद थे कि ये तनाज़ा किसी बड़ी जंग का रुख इख्तियार ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना एक जो है वो किरदार अदा किया है और ज़िम्मेदाराना रियासत के तौर पर, अमन के दाई के तौर पर अपने आप को मनवाया भी है। और 8 अप्रैल को होने वाली जो जंग बंदी है महज एक सिफारती कामयाबी नहीं रही है, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसने आलमी बयानिया बदल कर रख दिया है। जहाँ इससे पहले सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि 91% सार्फिन जो है पाकिस्तान के किरदार पर तनकीद कर रहे थे, वहीं जंग बंदी के बाद 71% सार्फिन ने पाकिस्तान की सालसी को सराहा है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी रायआमा को मुतासिर किया है। अच्छा, पहले ये होता था कि पाकिस्तान की जंग रुकवाने का सेहरा डोनाल्ड ट्रंप अपने सर पर लेते थे, लेकिन अब ये सेहरा पाकिस्तान के सर है कि पाकिस्तान ने, जो कि अमन का दाई रहा है हमेशा, जिसके ऊपर जंग हमेशा मुसल्लत की जाती थी, और फिर वो जो है अब अमन का दाई बनकर सामने आया है। और उसने जिस तरह से कामयाब सिफारतकारी की है, जिस तरह से दोनों फ्री कैन को टेबल पर लाकर बिठाया है, और मुज़ाकरात अभी पहला फेज था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ये जंग बंदी दायमी तौर पर और यकीनी बनाएगा ताकि जो ये खित्ता है वो पुरअमन तरीके से सांस ले सके, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि दूसरे कुछ ममालिक ऐसे भी हैं शरपसंद जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ये अमन कायम ना हो। उनमें सर फहरिस्त तो एक हमारे पड़ोस में बैठे हैं मोदी जी, और दूसरे हैं नेतन्याहू, जिनकी ये कोशिश थी और राब्ते भी बहुत ज़्यादा हुए। हमें ये खबरें भी मिली कि जिस वक्त 21 घंटे जो सेशन हुआ है, जो मुज़ाकराती दौर हुआ है, जिसमें एक तरफ तो थे जेडी वेंस, उनके साथ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अब्बास के अलावा जो एक पूरा वफ्द था जिसके अंदर तमाम पहलुओं पे बात करने के लिए, चाहे वो एटमी क़ुव्वत का हुसूल हो, चाहे वो आबना हुर्मस का मामला हो, 60 से 70 लोगों पर मबनी ईरानी वफ्द था। तो दोनों तरफ से नेक नियति दिखाई दी है, कोशिश भी दिखाई दी है। लेकिन जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि नेतन्याहू या इस जैसे कुछ शरपसंद अनासर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं, पीट हिक्सत के किरदार को हम कैसे भूल सकते हैं। और उन लोगों को ये पूरी तरह से उनकी ये कोशिश थी कि वो इस अमल को सबोताज कर सकें। हम ये भी देख रहे हैं शाल कि जिस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म करके वापस गया अमरीकी वफ़द, तो बहुत ज़्यादा तुंद तेज़ बयानात उनकी तरफ से शुरू हो चुके हैं। धमकी आमेज़ अपना हुर्मस को कंट्रोल करने की बात हो रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये पहला सेशन था, और भी सेशन होंगे और मुस्तकिल हल की तरफ जाने के लिए भी कोई रास्ता निकाला जा सकेगा। बिल्कुल जी, और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद होंगे, और डॉक्टर शबीर अहमद माहिर आलमी मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, और अरहमा सदीका माहिर मशरक़ वस्ती आमूर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे दोनों मेहमानों को। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की हम जितनी भी तारीफ़ इस वक्त दुनिया कर रही है, जितना एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े सफारती सफ़ीर के तौर पर उभर कर सामने आया है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैसे तो इसको सबूताज करने के लिए भारत भी मौजूद है, और साथ ही साथ इजराइल नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जंग किसी भी सूरत पे जंग बंदी हो पाए, क्योंकि एक तो उनकी अपनी बका का शायद एक आखिरी वाहिद हल यही है कि जंग होती रहे, खून बहता रहे, और इसी तरह से लोग जो है वो अंगेज रहें। क्योंकि जिस तरह हमने देखा जंग बंदी सीज़ फायर होते ही अदालती सामना उनको अपने केसों का करना पड़ा, जिस तरह से इजराइल के अंदर भी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा किया, आगे भी करता रहेगा। अब जो अमेरिका, जो कि ये खुद भी चाहता था कि वो इस जंग से निकल पाए, अब उसको कितना जिम्मेदाराना रवैया उसको भी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वापस जाते ही जिस तरह के बयानात वहाँ से आ रहे हैं, हम उन बयानात को अगर देखें तो लगता नहीं है कि वो जंग बंदी की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने देखा कि मुज़ाकरात के बाद दोनों फ्रीकैन ने पाकिस्तान की कोशिशों की और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ़ की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान की तजवीज़ थी कि 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर हुआ, वो तस्लीम किया गया।
फिर वो मेज़ पे दोनों फ्री कैन आमने सामने बैठे, यहाँ तक कि उन्होंने हाथ भी मिलाए एक दूसरे से और खुलकर अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। और इसकी सिग्निफिकेंस यूँ देख लें कि ये 5 डेकेड्स यानी 79 के बाद ये पहली बार हो रहा था कि ईरान और अमेरिका जी की जो क़यादत है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई थी। तो ये ख़ुद अपनी जगह एक तारीख़ी वाक़या और तारीख़ी अमल है। फिर ये मैं कहूँगा कि जो बयानात आए उसके बाद, और ज़ाहिर है कि 21 घंटे की एक मैराथन एक मुज़ाकरात आप कह लें वो जो थी, उसके बाद 4 मिनट उन्होंने तक़रीर की, जेडी वैंस ने जिन्होंने बात की। अच्छा, उसमें देखें ये कहीं तासुर नहीं मिला कि ये कोई इख्तिताम पजीर हो गए हैं या इसका कोई फेलियर की बात की गई हो। सिर्फ ये है कि एक तातुल का शिकार हुए हैं और जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद इन मुज़ाकरात के बाद कोई एलामिया जारी होगा या किसी माहदे पे दस्तखतों की तकरीब होगी, लेकिन मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये एक तरह की जो सस्पेंशन हुई है अभी तक, जो 2 हफ्ते की सीज़ फायर है वो इंटैक्ट है। ये अलग बात है कि ट्रंप ने अपने देखा कि वो ब्लॉकेट की बात की है अपने हुर्मुज़ की, ये वो टैक्टिक्स होंगे कि ईरान को दोबारा मेज़ पे लाया जाए निगोशिएशंस की। लेकिन लगता ये है कि जिन नुकात पे बात होती रही है उनमें ज़्यादातर नुकात पे कहा गया कि इत्तफ़ाक़ राय हुआ। अब एक दो हैं मामलात ऐसे जो कि कंटेंशियस हैं, लेकिन आगे चल के उम्मीद की जा सकती है कि उन पे भी बात होगी। और लगता ये है कि हम इस प्रोग्राम में माज़ी में भी कहते रहे और हम हमेशा उम्मीद की बात करते हैं, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं और पाकिस्तान ने जो और पाकिस्तान की जो क़यादत है ये रंग लाएंगी ये कोशिशें, और लगता है कि ये एक वक्त आएगा जब आप देखेंगे एक देरपा जो अमन है उसकी तरफ जाएंगे दोनों। बिल्कुल ठीक है, और हम इसके लिए दुआगो भी हैं और कोशिशें भी जारी रखेंगे। अरमा साहब, आपके ख्याल में जिस तरह की शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो क्यों कर चाहेंगे कि उनका वाइस प्रेसिडेंट तमाम क्रेडिट ले जाए इन मुज़ाकरात को पहले ही नशिस्त में कामयाब बनाते हुए? दूसरा, अभी बज़ाहिर उनकी बातों से लग रहा है कि उनका सारा फोकस हो चुका है अब नए हुर्मुज़ पे। तो जो बात की जा रही है कि जो हम एटमी क़ुव्वत का हुसूल ईरान को नहीं हासिल करने देंगे या उसको यकीनी नहीं होने देंगे, तो ईरान तो पहले ही मान चुका था जिस वक्त ओमान के अंदर, जिस वक्त कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे कि हम अपनी जो यूरेनियम की अफजूदगी है, सुनने में तो ये भी आया था, रिपोर्ट तो ये भी हुआ था कि वो उसको सिफर पर लाने भी आमादा हो चुके हैं। तो फिर ये सारी जंग, ये वबाल खड़ा करना और फिर अभी आके फिर से ये बात बज़ाहिर तो करना, लेकिन असल मुद्दा तो लग रहा है कि आदना हुर्मुज़ का। आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने पहले पूछा कि ट्रंप क्यों चाहेंगे कि कोई और क्रेडिट ले। बात यह है कि अभी मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में ये है कि जंग ख़त्म हो, तो उसने वो बंदा भेजा जो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी अपील करे, क्योंकि जेडी वैंस ने शुरू से ही ईरान के जंग की मुखालफत की है। तो इवन तो उसका ऑब्वियसली उसका प्रेसिडेंट ट्रंप वाला स्टांस था, लेकिन म्यूटेड स्टांस था। तो अगर ट्रंप ने जेडी वैंस को भेजा है तो जेडी वैंस ऑब्वियसली ट्रंप से कंसल्टेशन करके किया है। और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, स्पेशली ट्रंप के लिए, रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी मिड टर्म इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। और जो आपने बात की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक पॉइंट था, एक स्टिकिंग पॉइंट था, बिकॉज हमने मुज़ाकरात देखी हैं सैटरडे को। उसमें ये था कि पाकिस्तान की तरफ से था कि दोनों अपने अपने ईरान और यूएस दोनों अपने टोल्स लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, उस पर ईरान ने नो कर दिया था। तो एंड जो न्यूक्लियर वाली बात का मसला, न्यूक्लियर वाली बात का ये है कि पिछले साल भी जिनीवा में ईरान और यूएस जो थे वो एक डील के करीब पहुंच चुके थे, और उसमें एक ही स्पॉइलर था कि ईरान ने बाद में यूएस ने इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। फिर अभी हमने देखा कि अभी 28 फरवरी को माननीय फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई थी कि जैसे आपने कहा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट बिल्कुल ज़ीरो पे लाने को तैयार है, एंड वही स्पॉइलर हुआ कि इजराइल यूएस ने अटैक किया। तो
बहुत बिल्कुल, बड़ा लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर हैं दोनों फ्रीकैन, तो इस बार जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि जंग जो है वो बंद ही रहेगी, वो उसको दोबारा से शुरू नहीं किया जाएगा, जिस तरह सीज फायर हुआ है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा। हमारे साथ यार रहमा साहिबा मौजूद रहिएगा। डॉक्टर शबीर साहब, जिस तरह से बात भी हो रही है अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की, अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर अपना इख्तियार लेने की, और डोनाल्ड ट्रंप का अब तो बेसिकली लगता भी यही है कि उनका मुद्दा भी यही है, जंग बंदी इन्हीं शराइत पर होगी। उन्हें शायद अब इससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यूरेनियम मौजूदगी रोकी जाती है, उनके हैंडओवर की जाती है या नहीं किया जाता, लेकिन ये अपनाए हुर्मुज़ किस बिहाव पर और किस तरह से हासिल करना चाहते हैं? क्या सिर्फ अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मिड टर्म इलेक्शन की भी बात हो रही है कि अब अपनी आवाम को भी तो कुछ उन्होंने दिखाना है कि आखिर उन्होंने इस जंग से हासिल क्या किया है। और दूसरी बात ये कि अपनाए हुर्मुज़ के बारे में तमाम दीगर ममालिक जो वो ये कहते हैं कि आपने ईरान को इस जंग को शुरू करके ईरान को अपनाए हुर्मुज़ के नाम पर एक एटम बॉम्ब दे दिया है, जो कि किसी भी जो हथियार है उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो क्या इसीलिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप उसका इख्तियार हासिल करना चाहते हैं, या फिर अपनी आवाम को फेस सेविंग के तौर पर देना चाहते हैं कि जी हमने अपनाए हुर्मुज़ के लिए ये सब कुछ किया था? वो अपने हुर्मुज़ को खोलने की बात तो नहीं कर रहे अब जी अब तो उसे बंद करने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखें ना, यही तो गैस करना ज़रा मुश्किल होता है। ब्लॉकेड का मतलब क्या है? ब्लॉकेड का मतलब ये है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर ना तो कोई शिप अपने हुर्मुज़ में दाखिल हो सकेगा और ना वहाँ से बाहर जा सकेगा। और उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट जो की है, और जो उनके 3 आप कह लें बड़े जो बहरी बेड़े हैं वो खलीज में और बहर अरब में मौजूद हैं, वो ज़ाहिर है कि एक बार तो ये इंश्योर करना चाहेंगे कि ये महज दावे नहीं हैं अमेरिका के कि अमेरिका चाहे तो इसको खुलवा भी सकता है और चाहे तो ब्लॉकेट के ज़रिए बंद भी कर सकता है। तो मेरा ख्याल ये कि इसको वो मुज़ाकरात दोबारा जो होंगे एक लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा है कि एक दफ़ा वो दुनिया को भी ये बावर कराए कि अगर, जैसे मैं हम इस प्रोग्राम में पहले भी कहते रहे कि ट्रंप का ये कहना है कि अगर ईरान, जो कि कंपैरेटिवली कमज़ोर मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में या इज़राइल के मुकाबले में, अगर वो चोक कर सकता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरी दुनिया की मईशत को, और जो यहाँ से ट्रेड ऑयल की है और गैस की है और बाकी जो फर्टिलाइज़र और जो आइटम्स हैं, तो अमेरिका क्यों नहीं कर सकता? दूसरी बड़ी वजह हम कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि जहाँ कहीं भी वो जो एवेन्यूज़ हैं, वो जो रास्ते हैं जिनमें कुदरती वसाइल हैं, जिनको वो रेयर मटेरियल कहता है, रेयर अर्थ कहता है, या ख़ास तौर पे तेल और गैस के, वो चाहता है कि उनके वो रास्तों पे वो हायल हो और वहाँ वो अपना कब्ज़ा और अपना कंट्रोल कायम करे। उन्होंने पनामा कनाल का स्टेटस बदल दिया, वेनेजुएला का पूरा ऑयल अब उनकी दस्तरस में है। ये काम वो इससे पहले इराक के साथ कर चुके हैं, अब वो ईरान के साथ कर रहे हैं। एक वो दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि दुनिया को जो सप्लाई है ऑयल और गैस की, उस पर हम अपना कंट्रोल और कायम रखना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रीनलैंड पे कब्जे की भी बात करता है। और अपने हुर्मुज़ को वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए, कोई एक पर्पस नहीं के। मैं आपको एक और थोड़ी गुजारिश करूं कि अमेरिकन जो लोग हैं वो बड़े पैरोकियल हैं। अमेरिकी इलेक्शन में मैं अगर तारीख, मैं आपको 250 साल की तारीख बता सकता हूँ। अमेरिका में डोमेस्टिक जो मामलात होते हैं, इंटरनल, कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पे जॉब्स हैं कि नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर कोई माने नहीं रखता अमेरिका के इलेक्शंस में। वहाँ के लोगों को पता भी नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कहता हूँ कि ये ज़्यादा जो एक्सटर्नल है कि अमेरिका अपनी कुव्वत को और अपनी जो उसकी ताकत है उसको मनवाने के लिए वो करना चाह रहा है। मामला यही है कि आग लगे बस्ती में, अमेरिकन अपनी मस्ती में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप पर असरअंदाज होंगे, ना ही अमेरिकन जो है वो कोई इस हवाले से एहतजाज करने वाले हैं, या वो निकले भी बाहर। लेकिन हमने देखा कि उनको जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिस तरह से वहाँ पर सज़ाएँ दी जाती हैं, उसके बाद तो नहीं लगता कि कोई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाहर भी आ सकता है। देखें, अमेरिका में आप देखें कि ये आम तअस्सुर है, एक बड़ा इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरी है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या ये फॉरेन पॉलिसी अवामी उमंगों के मुताबिक बनाई जाती है? हरगिज़ नहीं बनाई जाती। वियतनाम की वॉर 21 साल चली, और क्या आपका ख्याल है कि वहाँ पे मुजाहरे या हंगामे नहीं हुए होंगे उस वक्त? इराक वॉर के ख़िलाफ़ मिलियंस मार्च हुए, और जब बुश से पूछा जाता था तो वो कहता था कि नहीं, मेरा बुनियादी मकसद तो प्रोटेक्ट करना है अमेरिकन पीपल को, और वो तो अपनी अप्रूवल रेटिंग इसकी परवाह नहीं करते। अमेरिका जैसे मुल्क में जो पब्लिक ओपिनियन है, वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर असरअंदाज नहीं होती। फ़लस्तीन का मामला देख लें कि जब गज़ा और मगरबी किनारे में जो जुल्म सितम जारी था,
तो अमेरिका में कैंपसेस से लोग निकले, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। 250 यूनिवर्सिटीज से टीचर्स गिरफ्तार हुए, वाइस चांसलर्स को निकाला गया। ट्रंप ने एक सख्त पॉलिसी दी हार्वर्ड, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और स्टूडेंट्स को क्या आपने देखा कि इसका कोई उन पर असर हुआ? वो जुल्म सितम जारी रहा वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहूँगा ये बदकिस्मती है कि अमेरिकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अवाम के जो रुझानात उस पर ध्यान नहीं देते। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि अभी ये जो 2 हफ्ते का सीज़ फायर था, इसके बाद क्या होने वाला है? क्या हमलों में तेज़ी एक्सपेक्ट की जाए, उसका खदशा मौजूद है, या फिर सीज़ फायर को मज़ीद तवील किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा? देखें, इन दोनों फ्री कैन का इस्लामाबाद आना और यहाँ बैठ के अपने एक दूसरे के सामने अपनी अपनी रेड लाइंस को विद क्लैरिटी बयान कर देना, इसका मतलब है कि ये ख्वाहिश तो दोनों फ्री कैन में है कि ये जंग बंद हो, तभी तो वो आके बैठे हैं सामने। अब जाहिर है कि इतनी मुद्दत के बाद ये उनका आमना सामना हुआ, और फिर ये जो जंग इतनी तवील, इससे पहले 10 माह पहले भी हमला किया था। तो मैं ये कहूँगा कि ईरान का जो मेजर कंसर्न है जो यहाँ बयान किया जा रहा है वो असल में नहीं है। जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की, ईरान की तो 3 बड़ी फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर चुका है अमेरिका। अगर वहाँ चलें, ये मान लिया जाए कि कोई मौजूद भी है या उसको ढूंढना है, ये प्रिटेक्स्ट है। ईरान भी इसको एक लेवरेज के तौर पे, चेकमेट के तौर पे, ईरान को पता है कि अमेरिका, मगरिब, बल्कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं ये चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर हो, लेकिन ईरान ने जो बाकी 9 और शराइत रखी हैं, ये इसलिए नंबर 1 पे रखता है कि वो बाकी में जो कंसेशंस है वो लेना चाहता है मगरिब से और अमेरिका से, जो कि मुझे लगता है कि अब वो तैयार हैं कि अमेरिका उन पर सैंक्शंस भी लिफ्ट कर सकता है, उनको आज़ादाना तिजारत का भी मौका दे सकता है, उनके जो एसेट्स हैं जो फ्रोज़न हैं वो भी बहाल किए जा सकते हैं। लेकिन एक और अहम बात, देखें, ये जो इजराइल की कार्रवाइयाँ हैं, वो जब चाहता है, वो गज़ा में जो हुआ, हमास में, अभी लेबनान पे उन्होंने हमला किया और एक दिन में इतना बारूद फेंका है इजराइल ने। ईरान इस बात की गारंटी जरूर चाहता है कि ये जंग बंदी हो तो ये मुस्तकिल हो, पूरे खत्ते में हो, बुनियादों पर होनी चाहिए और पूरे खत्ते में होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि गाजा के ऊपर या लेबनान के ऊपर या दीगर ममालिक को अभी भी उसी तरह निशाने पर रखे हुए है इजराइल, और अगर इजराइल को लगाम ना डाली गई तो जंग बंदी का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा हो पाएगा। हमारे साथ ही अरहमा भी मौजूद है। अरहमा, आप इस हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग रखती हैं कि अगर मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी होती है, कुछ शराइत जो है वो पहले से भी एग्री कर ली गई हैं, लेकिन जिन शराइत पर डेडलॉक अभी तक है, अगर वो मान भी ली जाती हैं एक दूसरे की, तो आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर खत्ते के अंदर से जंग बंदी हो पाएगी? गाजा और लेबनान की बात भी ईरान मनवा पाएगा? वहां से भी जंग जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है आपको? पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दूंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ट्रंप ने तो कहा वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, लेकिन सेंटकॉम का भी बयान आया कि जो बाकी वेसल्स जैसे कराची पोर्ट या गवादर की तरफ आ रही हैं डॉक करने, उनको अलाउड है, लेकिन जो ईरानियन पोर्ट्स को टच करके आएंगी अब टू एंड फ्रो ईरानियन पोर्ट से मूवमेंट, उसके साथ मिलिट्री एक्शन होगा। सही। तो आपने जंग बंदी की बात किया, अगेन गाजा और लेबनान में यूएस का इतना रोल नहीं है, इजराइल जो है वो एक स्पॉइलर है। वो थ्रू आउट अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी परसों मीटिंग हो रही थी, बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर ईरान की भी स्टेटमेंट बिल्कुल इंचेस अवे फ्रॉम डायलॉग थे, होने लगा था, स्टेटमेंट आने लगी थी, जॉइंट दे हैड एग्रीड। फिर पीछे से कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल की तरफ से कॉल आई कि ये सीज़ फायर के ऊपर, तो दैट स्पॉइल्ड द होल इन्वायरमेंट। अभी लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर देखें यूएस भी वो 17 घंटे की फ़्लाइट लेके आए जेडी वैंस, उन्होंने इतनी सीनियर डेलीगेशन कभी, जो न्यूक्लियर टॉक्स हुई हैं इस साल, पिछले साल, इतनी सीनियर डेलीगेशन कभी भी नहीं टॉक्स हुई। एंड द फैक्ट कि उनकी तरफ से भी सीनियर डेलीगेशन आई, ईरानियों की तरफ से भी सीनियर डेलीगेशन आई है, विच मीन्स के, और ईरानियों ने ये बयान भी दिया है कि अभी लग रहा है कि टॉक्स फेल नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। बट 79 से आप देखें, अगर 2 कंट्रीज़ जो आग के शोले बने हुए थे, अगर वो इस्लामाबाद में हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दे हैड इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में आके उन्होंने कोई नेगोशिएशन की 21+ आवर्स का मैराथन टॉक्स में, इट मीन्स कि दोनों साइड्स सीरियस हैं
एक स्पॉइलर सबसे बड़ा कमरे में बैठा है, जो कमरे में नहीं बैठा हुआ था वो इजराइल है। हाँ, लेकिन उनके तो नुमाइंदे बैठे हुए इजराइल थे, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की सूरत में, और जिस तरह आपने भी कहा कि कॉल आई और फिर सब कुछ बिगड़ गया। सब कुछ बिगड़ गया। तो अभी एपेटाइट है ऑब्वियसली, अगर वो इतना सीरियस हैं। ठीक है, ट्रम्प की तरफ से हमें स्टेटमेंट्स आ रही हैं धमकियों की, वो पहले भी आ रही थी, सीज फायर से 12 घंटे पहले भी वही स्टेटमेंट्स आ रही थी। तो ये ऑप्टिक वाइज स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन प्रोसेस इस्लामाबाद से चल पड़ा है। बिल्कुल, और चल पड़ा है, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रोसेस रुके ना। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में अब आगे कौन बात बढ़ाएगा? पाकिस्तान को ही अब भी ये कोशिश जारी रखनी होगी अगले दौर के लिए, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस की तरफ से कहा गया कि यहाँ से निकलते ही उन्हें सदर पुतिन की कॉल भी आई है और वो भी ऑफर कर रहे हैं मीडिएशन की, तो अगला वेन्यू चेंज हो सकता है, कोशिशें कोई और अब इसमें करेगा, या फिर पाकिस्तान को ये किरदार आगे भी निभाना होगा? देखें, पाकिस्तान का ये तो स्टेटस स्ट्रक्चर मौजूद है ना, कि जो हमने उनको सहूलत दी है, और अगर कोई बिल्कुल जो कि इम्कान है कि इसमें अगर एक माहिदा होता है तो वो इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से ही होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब जो गेंद है ना, वो देखें ईरान के कोर्ट में है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि शायद जेडी वैंस को कहीं से फ़ोन आ गया या कोई बात। मुझे लगता है ये कि जब उन्होंने ये बात की कि उन्होंने अपनी रेड लाइंस जो हैं वो खोल के पेश कर दी हैं, अब उसको एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट ना करना वो ईरान की रजामंदी पे है। अब ईरानियन क़यादत का ये मैं कहूँगा कि एक इम्तिहान है एक तारीख़ी हवाले से, कि वो जो इतना अब तक जो कुछ हो चुका है ईरान के पर्सपेक्टिव में अगर आप कहें, और अगर मुस्तकबिल में ईरान अगर इस हवाले से आगे बढ़े कि तामीर नौ का जो दौर है वो शुरू हो, और मज़ीद वो मौका ना मिले ट्रम्प को या इज़राइल को कि वो एक दफ़ा फिर अग्रेशन करें वहाँ पे, जैसे ट्रम्प ने शुरू में धमकियाँ दी और बयान दिए, तो ज़्यादा मुझे लगता है ये है कि ये ज़िम्मेदारी अब ईरान और उसकी क़यादत के कंधों पे आ गई है कि जो शराइत हैं उनको वो किस हद तक तस्लीम करते हैं, और ये बात फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन दिखाई ये देता है कि ये अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन ईरान भी ये कहता है, वो कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने हकूक़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना ही अपने हकूक़ किसी को सल्व करने देंगे। तो ये तो जो कुछ बुनियादी उनके हकूक़ हैं उन पर तो कोई भी जो है वो उन्हें मनवा नहीं सकेगा कि यहाँ वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है? एक मुज़ाकरात का दौर जो है वो कामयाबी से पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको होस्ट कर लिया, अब अगला दौर कब एक्सपेक्टेड है? क्योंकि बहरहाल कुछ पॉइंट्स पर दोनों फ्री कैन ने एग्री किया, लेकिन कुछ अभी भी शराइत पर डेडलॉक मौजूद है, तो उसके लिए पाकिस्तान को मजीद क्या कोशिशें करनी होंगी? देखिए, ये एक इवेंट तो था, मगर ये प्रोसेस है। अब ये मामला आगे चलेगा और दोनों फरीकैन के साथ पाकिस्तान अभी तक एंगेज्ड है। इसको मेरा ख्याल है एक पूरा एक प्रोसेस लगेगा, और फिर अल्टीमेटली ये इस्लामाबाद टॉक्स का तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो गया, मगर इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड्स में भी कन्वर्ट किया जाएगा अल्टीमेटली। नाउ वी हैव टू सी वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ऑस्लो अकॉर्ड्स थे वो 20 महीने लगे थे उसको, उस मेहनत शाका के बाद क्लिंच हुआ था। JCPOA पहला जो हुआ था न्यूक्लियर डील अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इनके दरमियान, वो 9 महीने के बाद हुआ था। कैंप डेविड 13 दिन लगातार डिस्कशंस के बाद क्लिंच हुआ था। तो ये एक दिन में ये तवक्को करना कि ये हो जाता, तो ये एक अनरियलिस्टिक मेरा ख्याल तवक्को थी। मगर अब अगला स्टेप ये देखना है कि इस वक्त क्या बॉडी लैंग्वेज थी जेडी वैंस साहब की। वो फ्रस्ट्रेटेड तो ज़रूर थे, मगर गुस्से में नहीं थे। वो लग ऐसे रहा था कि बहुत करीब आ चुके थे, और उसके बाद चाहते थे कि ये इधर से कोई हो जाए, मगर वो नहीं हो पाया। और अब वो क्यों नहीं हो पाया, वो बाद में ट्रम्प के ट्वीट्स ने खुद ही वाजे कर दिया। वहाँ पे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रो इजरायली लॉबी है, और मागा बेस है उनका। वो ये चाहता है कि वार ट्रॉफी के तौर पे कोई डील सक्सेसफुल अपना जो इलेक्शन। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वो लॉबी अपना काम तो कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ तो समझनी होगी बहरहाल कि अगर वो नेतन्याहू को खुश करने के लिए मुसलसल इस मुज़ाकराती अमल को इसी तरह से नाकाम बनाते रहे, तो फिर अल्टीमेटली शायद उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े, और मिड टर्म इलेक्शन में उन्हें अपनी सदारत से भी हाथ धोना पड़े। तो वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए ख़ुद को तैयार समझते हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, एज अ डील मेकर उनकी ये इंस्टिंक्ट ये होती है कि गोज़ फॉर द मैक्सिमम। तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड से वो
और एक ही डिमांड थी जिसपे वो मेरा ख्याल है ये स्टिकिंग पॉइंट था, बाकी तो सारी चीज़ें फरोही थी, वो फॉल इन प्लेस हो सकती थी। और वो डिमांड ये थी कि JCPOA की सतह पर जो ईरान पहले कर रहा था अफजूदगी 3.67%, उससे भी उसको दस्तबरदार कर दिया जाए और कंप्लीट रीनाउंस कर दे अपना न्यूक्लियर जो अफजूदगी का प्रोग्राम है। तो ईरानी एज अ सॉवरेन कंट्री उस पर तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे कि पहले भी तो JCPOA में हम NPT के मेंबर्स हैं, हमें इजाज़त है कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, तो अब उधर तक हमें इजाज़त दें बॉम्ब्स बनाना और उस पर एश्योरेंस हम आपको दे सकते हैं, मगर वहाँ पे मामला जो है वो डीरेल हो गया और यही स्टिकिंग पॉइंट है। इसके बाद आप नए हुर्मुज़ का मामला है जिसपे ईरानी वार रेपरेशंस और टोल टैक्स चाहते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड वाटर्स हैं, ये टर्किश वाटर्स की तरह वो नहीं है कि जहाँ उनका लेवरेज है अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रियो कन्वेंशन। तो इस पे दुनिया भी उसको फर्क तरीके से देखती है, GCC ममालिक भी इसको लेकिन देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये 2 ही पॉइंट रह गए थे जिन पर डेडलॉक बन चुका है, डेडलॉक बरकरार है, तो क्या आपको लगता है ईरानियन अवाम या ईरानियन ऑफिशियल्स या ईरान गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो कह चुके हैं कि वो अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे और ये इसको वो अपना हक समझते हैं कि यूरेनियम अफजूदगी हो या अपनाए हुर्मुज़ हो, और ना ही वो ये चाहेंगे कि अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ पर पूरा इख्तियार हासिल करने के बाद जब चाहे ईरान पर दोबारा से धावा बोल दे या ईरान पर अटैक कर दे। तो क्या आप समझते हैं कि ईरान इसको किसी भी शर्त पर, किसी भी तौर पर मानने के लिए तैयार होगा अगर यही डेडलॉक की वजह है? तो मेरा ख्याल है कि दोनों फरीकैन को अपने अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आके एक काबिल कबूल हल की तरफ जाना होगा। और मेरा ख्याल है ईरान को भी उधर हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट प्रैग्मेटिक पीपल और अपना वो इंटरेस्ट बहुत बेहतर जानते हैं और अगले जो दौर होंगे उसमें वो इस पे किसी काबिल कबूल हल की तरफ आ सकते हैं। मुश्किल लग रहा है इस वक्त क्योंकि उनको जो पीसफुल जौहरी अफजूदगी से नीचे लाना, क्योंकि एक हार्ड एंड रिजॉल्व है, एक ऐसी लीडरशिप है जिसको नुकसान जिसने उठाया हुआ है और उसको एक यंग लीडरशिप है, उसके बाद जो पॉपुलेशन है उसमें भी एक जज्बा आया हुआ है, तो इसलिए उनको एक डिसीजन उनके लिए आसान नहीं होगा, मगर पीस के लिए कड़वी गोली वो उनको शायद लेनी पड़े। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर साहब, आप एग्री करेंगे इन चीज़ों से कि थोड़ा सा लचक का मुजाहरा ईरान को दिखाना होगा, लेकिन किन चीज़ों पर? अगर ओवरऑल बात की जाए, बहरहाल मुज़ाकरात के चर्चे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स का इस वक्त जो मरकज़ निगाह रहा, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पर आया, इंतज़ामात के हवाले से, पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। पड़ोस में आग भी लगी हुई है और अब हम देख रहे हैं कि उनकी दौड़ें शुरू हो चुकी हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हमारा भी कोई किरदार होना चाहिए। तो UAE का दौरा उनके वज़ीर ख़ारजा का तो इस पूरे स्नैरियो को, मंजरनामे को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया इस तमाम प्रोसेस में? देखें, पाकिस्तान ने तो इसमें सच्ची बात यह कि कुछ भी नहीं खोया। अगर आप सही बात पूछें तो पाकिस्तान इस वक्त एक रीजनल प्लेयर से बल्कि ग्लोबल जो एरिना है उसमें दाखिल हुआ। ज़ाहिर है, जैसे आपने खुद अपने एक इंटरव्यू में फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक सुपर पावर का लीडर है और प्रेसिडेंट है, और जिस तरह का उसका आप कह लें अंदाज़ रहा है और जो डिप्लोमेसी रही है और जिस अंदाज से वो तखातुब करता है, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान के हवाले से तो आपने हमेशा उसके मुंह से तारीफ़ सुनी है, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान की क़यादत की भी, पाकिस्तान की सियासी क़यादत वो नाम लेके कहता है बल्कि। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने सिफारतकारी के मैदान में अपना झंडा गाड़ दिया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये तो हमारे जो आपने देखा इंडिया में जो इस पर रोना धोना हुआ और जिस अंदाज़ का उनका मीडिया, उससे अंदाज़ा लगा लें कि उनको तकलीफ़ जो पहुंची है, तो कहीं तो पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन यहाँ हम कहते रहे इस प्रोग्राम में कि ये पाकिस्तान एक टाइट रोप वॉकिंग जिसको कहते हैं, यहाँ एक तनी हुई रस्सी पे हम चल रहे थे, इसलिए कि खलीज में हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात, खुसूसन सऊदी अरब के साथ तो हमारा एक दिफाई मुआहिदा है, फिर कतर के साथ भी और बहरीन के साथ भी, UAE के साथ हमारे मामलात वो जैसे मैंने कहा था कि रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हमारा ब्रदर। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे लिए बड़ी प्रिकेरियस रही है सिचुएशन कि इस मामले में एक तो ख़ुद को मुलविस नहीं करना, इस जंग को दायरे को बढ़ने नहीं देना, ये भी ना हो कि हमारी क्रेडिबिलिटी हमारे जो अरब दोस्त ममालिक हैं उनमें कम हो। तो आपने देखा है मुज़ाकरात के दौरान ही पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस जो हैं और अपने जेट, अपने त्यारे वो सऊदी सरजमीन पे भेज दिए हैं, और वो इसलिए कि अगर सऊदी अरब को ख़तरा होता है, ये जंग फैलती है,
या इसराइल की तरफ से कोई ख़तरा होता है तो पाकिस्तान जो है अपने उस माहदे की जो सऊदी अरब से किया है, फिर आप देखेंगे कि उसी रोज़ सऊदी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए। बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से जो गवादर पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ सऊदी अरब यहाँ लेके आ रहा है। फिर आपने देखा कि यूएई ने जो आपसे पैसे वापस मांगे, फिर कतर आपके रेस्क्यू को, फिर सऊदी अरब। इसीलिए तो डॉक्टर साहब ये माना भी जा रहा है कि तनी हुई रस्सी पर ही पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान को बड़ा संभल कर कदम रखने होंगे कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। और तमाम स्टेक होल्डर्स का पाकिस्तान पर एतमाद होना ये भी बड़ी बात थी और यही वजह थी शायद कि पाकिस्तान को इसके अंदर किरदार अदा करना पड़ा और पाकिस्तान को ये स्टेज बहरहाल सजाना पड़ा कि दोनों फ्री कैन को यहाँ पर बुलाया जाए और फिर दोनों के दरमियान मुज़ाकरात और एक टेबल पर उन्हें बिठाया जाए, आमने सामने लाया जाए। हमारे साथ ही डॉक्टर साहब मौजूद रहिएगा, अरहमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरहमा, इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि अब पाकिस्तान को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्नॉलेज किया जा रहा है पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को हर प्लेटफॉर्म पे, हर हम मुल्क में देख रहे हैं कि डिस्कस किया जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं जो पाकिस्तान दीगर ममालिक से हासिल कर सकता है फाइनेंशियली भी और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, क्या समझती हैं आप? मई 2025 की जंग के बाद जब पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री पावर इमर्ज हुई, रीजनल मिलिट्री पावर, कि जब हम इंडिया से जंग जीत रहे थे हमने रोक दी जंग, उन्होंने एग्रेस किया, हमने जवाब दिया, फिर हम रिस्ट्रेंट किया हमने। तो उसके बाद पाकिस्तान हैज़ इमर्ज एज रिस्पॉन्सिबल प्लेयर और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने, मैं कहूँगी, डिप्लोमेसी में मास्टर क्लास किया बिकॉज हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ग्रेट पावर्स, मिडिल पावर्स के साथ सबके साथ इंटरेक्शन किया। ईस्ट एशिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो अभी जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स करवा के अपना डिप्लोमेटिक नीश में अपने आप को, रीजनल डिप्लोमेटिक नीश में अपने आप को सस्टेन कर दिया है, तो पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो इसी डिप्लोमेसी को इकोनॉमिक गेन्स में करे, बिकॉज डिप्लोमेसी कल के दुश्मन आज के दोस्त, डिप्लोमेसी कहीं भी हो सकते, लेकिन जब आपके पास सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स होगी इन प्लेस डिफरेंट कंट्रीज के साथ, नॉट जस्ट एक पार्टीशन कंट्री, तो पाकिस्तान अगर वो गेम्स इकोनॉमिक गेम्स में ट्रांसलेट कर, जो हम देख रहे हैं कि हो रही है ट्रांसलेट, गवादर में अरामको की ऑयल पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तय करना शुरू कर दे। शुक्रिया। हमारे साथ अरहमा सदीका मौजूद थी, माहिर मशरक़ वस्ती अमूर। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, डॉक्टर शबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर मजीद भी डिस्कशन उनके साथ होगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ वेलकम बैक। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के चर्चे पूरी दुनिया में है और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, उस पर खुश भी हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी। क्या कहना है, तासुरात के अंदर जान लेते हैं। बिल्कुल, समंदर पार जो पाकिस्तानी है वो ये कहते हैं कि सिफारती कामयाबी पर मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है और मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया है और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान अमन का फ़ातिह बनकर उभरा है और उसकी सिफारती ताकत को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, दीगर जो शहरी हैं, वहाँ का रहने वाले दीगर जो कौमियत के लोग हैं या दीगर जो ममालिक के लोग हैं, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और जेडी वेंस खुद इस बात का इजहार करके यहाँ पर गए हैं, ईरानी ऑफिशियल्स यहाँ पर इस बात का इजहार करके गए हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें थी वो बहुत ही अहम थी। हम दोनों को इस मेज़ पर बिठाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। ऐसे ही जने बिल्कुल ऐसे। तो बाबू उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, क्या कहना है। अस्करी क़यादत ने हौसला दिखलाया है, अब हर दुश्मन ने सच को अपनाया। ये धूम नहीं, ये तारीख का सुनहरा बाप है। हर कामयाबी के पीछे कौम का इत्तेहाद है। जीत है हिम्मत, यकीन और ईमान की, यही पहचान है जिंदा दिल पाकिस्तान की। वतन हमारी शान है, अमन की जीत और पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये वतन हमारी गैरत, ये वतन हमारी शान है, अमन की इस जीत में पाकिस्तान की पहचान है। ये कारनामा अज़्म, यकीन और दुआ का है, यही तो सफर मेरे रोशन खुदा
खुदा का। वतन हमारी इज्जत, ये वतन हमारी शान है। अमन की इस जीत में पाकिस्तान की पहचान है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल सैयद असम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गैर मामूली बसीरत, नजीर और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एक फातहा अमन सालिस के तौर पर तारीखी किरदार अदा किया। इस अमल ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के क़याम में एक मुसर और बाइत्माद किरदार अदा करने की सलाहियत। पाकिस्तान ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। अस्करी और सियासी क़यादत की मौसर हिकमत अमली थी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो वक़ार से उनका बुलंद कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले पाकिस्तान पर तनकीद भी काफ़ी हो रही थी। 91% लोग थे जो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन अब उनकी सोच में भी मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है और अब 71% से ज़ायद अफराद ऐसे हो गए हैं, सिवाय उनके जो PTI के लोग हैं जो कि अभी भी तनकीद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनको साइड पे अगर कर दिया जाए तो बाकी तमाम लोग अब पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सब क्या कहेंगे कि जो वतन से दूर रहते हैं हमारे ओवरसीज़, वो वैसे भी वतन से जो दूरी है, मोहब्बत है, उसकी वजह से तड़प रहे होते हैं। इस तरह के मौके उनको मौका फराहम करते हैं ख़ुद पे फ़ख्र महसूस करने का और बताने का कि हम पाकिस्तानी हैं। क्या कहेंगे? हमारी ये बदकिस्मती रही कि हम पाकिस्तान के इमेज के हवाले से कभी फ़िक्रमंद नहीं रहे और ये कहा जाता रहा कि जो सब्ज़ पासपोर्ट है पाकिस्तान का या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये मुश्किलात का। बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में आती थी कि जब ये जाते हैं तो सिक्योरिटी पे जो इनके साथ सलूक होता है वो शायद दूसरे शहर मुल्कों के शहरियों के साथ नहीं होता। लेकिन अब आप देखेंगे कि दुनिया देखें ताकत को सलाम करती है। पाकिस्तान 10 मई के बाद जो नया पाकिस्तान उभर के सामने आया है और पाकिस्तान ने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क को शिकस्त दी और अपना लोहा मनवाया और ट्रंप बार बार उसका जिक्र करते हैं अपनी तकारीर में और स्पीचेस में। तो फिर जो ख़ास तौर पे ये हमने रोल प्ले किया इस खिते में, अब जो दो ये ताकतें आपस में लड़ रही हैं इनके मुज़ाकरात के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का जो इमेज है, देखिए मुल्कों की एक इमेज और परसेप्शन होती है। अच्छा, वो परसेप्शन और इमेज सिर्फ वर्ड से नहीं बनती, वो अमल और एक्शन से बनती है। आपने 10 मई को वो जो एक्शंस कर दिखाए 6 मई से लेकर 10 मई तक, अब आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ है, यानी वो जो फसल आपने बोई थी उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि हर पाकिस्तानी खा वो दुनिया के किसी भी मुल्क में है। अब मुझे बताएं, ये जो गल्फ़ के ममालिक हैं, अब ये जो सूरत बनी हुई है और पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है कि ये जंग ख़त्म हो और मुज़ाकरात कामयाब हों, तो आपका क्या ख्याल है कि इतने बड़े मशरिक़ वस्ता में जो वहाँ लोग हैं और ख़ास तौर पे वो जो नॉन पाकिस्तानीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उनके दिल में पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त और कदर नहीं पैदा होगी कि ये, क्योंकि मीशत तो उनकी इफेक्ट होनी है। डॉक्टर साहब, ये जो हम देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये बात का इजहार कर रहे हैं कि जब कौमें मुत्तहिद होती हैं तो फिर मुल्कों के वक़ार में भी इसी तरह से हम देखते हैं कि वक़ार बुलंद होते हैं और जब कौमें यकजा हो जाएं तो ही फ़तह जो है वो नसीब होती है। हमने ईरान को भी देखा और इस वक्त भी हमारी जो पूरा मुल्क है, पूरी कौम है, हमारी अस्करी या सियासी लीडरशिप है, हम देख रहे हैं वो एक पेज पर हैं। इसी वजह से शायद ये वक़ार, ये कामयाबी, ये सिफारती कामयाबी और जंग में भी जीत, जिस तरह से हमने अब बार बार हम तज़किरा उसका करते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं मई के उन दिनों को या उन रातों को जब हमारे जवानों ने जवाबी वार करके ये साबित किया कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। तो समझते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी हलफ शार की भी हमें शिकार थे हम, या हमारी सियासत जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान के अमन को भी सबूताज करने की कोशिश करती हैं, पाकिस्तान के वक़ार को भी डैमेज करने की कोशिश करती हैं। तो उनको भी इस मौके से कुछ सीखना चाहिए ताकि मिलकर पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएं, ना कि एक दूसरे की जड़ें काटते रहें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ख़ास तौर पे उस वक्त जब क्राइसिस में हो, देखें बेशक जंग तो दूसरे मुल्कों में हो रही है, लेकिन आपने देखा जो एपिक सेंटर है वो तो आपका मुल्क बना हुआ है और दुनिया की नज़रें आप पे हैं कि हम क्या किरदार अदा करते हैं। इसलिए आपने पिछले चंद माह में जो फ्रीक्वेंट एक विजिट्स देखे हैं, बाहर के जो लोग हैं, ये डेलीगेशंस हैं या उनकी जो क़यादतें हैं, अगर पाकिस्तान से ये मैसेज आए कि पाकिस्तान ख़ुद इंटरनली डिवाइडेड है और यहाँ कुछ फोर्सेस और क़ुव्वतें ऐसी हैं जो कि उन इशूज़ पे जो कि सलामती से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान के इतिहाद से मुतल्लिक हैं और वक़ार से मुतल्लिक है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो चलती रहती है, आप हुकूमत की पॉलिसीज़ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ के बहुत मौके मिलेंगे
लेकिन आपने दुनिया को ये इमेज देना होता है कि इंटरनली पाकिस्तान जो मामलात हैं उन पे कंसेंसस है। जैसे आपने देखा इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है और यूनाइटेड है। हत्ता कि अफ़गानिस्तान के मामले पे जब हमने कहा कि वहाँ से इंट्रूजन नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में और दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, तो वो तबकात जो कोई और तरह की बात करते थे उनको मुस्तरद किया अवाम ने। तो मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो गल्फ़ में कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली पाकिस्तान, आपने देखा कि इन ममालिक में ज़्यादा हमारे वो पाकिस्तानी हैं जिनसे हमें रेमिटेंसेज आती हैं, और पाकिस्तान के पास जो $40 बिलियन से ज़्यादा की जो रेमिटेंसेज हैं वो हमें वसूल होती हैं। अगर इंटरनली हम यहाँ से ये मैसेज देंगे कि ये कौम मुत्तहिद है, अब ये कौम एक ताकतवर कौम है, ये अपने इदारों के साथ अपनी अफवाद के साथ खड़ी हुई है, तो ये मैसेज उन मुल्कों में भी जाएगा और वहाँ जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके इज़्ज़त व वक़ार में भी इजाफा होगा। डेफिनेटली कोई कौम डिवाइडेड होके और अपने ही आप को क्रिटिसाइज, वो कई ना तो अपना मुकाम बना सकती है दूसरे मुल्कों की नज़रों में, बल्कि जो आपके हमसाय ममालिक हैं वो उसको और तरह से भी कोशिश करते हैं सबटॉज करने की। या आपने देखा इंडियंस ने, कई जर्नल्स ने बयान दिए हैं कि पाकिस्तान को बाहर से शायद इतना नहीं आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता, आप इंटरनली जिसको आप वो एक 4th-5th जनरेशन वॉर कहते हैं, हमें बड़ा मोहतात होना है, पाकिस्तान को यूनाइट रखना है, मुत्तहिद रखना है, और जो हमारे पैटी मफादात हैं सियासी, उनकी खातिर हमने कौमी मफाद की कुर्बानी नहीं देनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक है। और ये जो अंदरूनी इख्तिलाफ है ये बैरूनी इख्तिलाफ से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो एक बेहतरीन वक्त है अपने इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर मुल्की मफाद और रियासत के मफाद के लिए एक हो जाने का। आगे नाज़रीन इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये एक मुख्तसर ब्रेक है, इस ब्रेक में कोई और शरारत ना हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे जो कि हालिया डिप्लोमेटिक कामयाबी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने सफारती सतह पर जिस तरह से अपने आप को मनवाया है। दोनों ऐसे फ्री कैन जो कि एक बड़ी जंग के धाने पर थे, बल्कि पूरा खित्ता, पूरी दुनिया एक बड़ी जंग का हदशे के अंदर जी रही थी, और फिर एकदम से सीज़ फायर होता है, पाकिस्तान इन दोनों को एक टेबल पर लाने की बात करता है, और फिर उसमें कामयाबी हासिल होती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इन दोनों फ्री कैन को एक ही मेज़ पर नेगोशिएशन के लिए ले भी आता है। फिर मुज़ाकरात का दौर चलता है, और मुज़ाकरात काफ़ी हद तक एक दूसरे की बात मान ली जाती है, एक दूसरे के पॉइंट्स पर एग्री कर लिया जाता है, लेकिन कोई ऐसी कॉल आती है जिसके बाद एकदम से जेडी वेंस का भी पूरे का पूरा रवैया बदल जाता है, या फिर वो उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रख दी जिनके ऊपर डेडलॉक जो है वो लग गया, नतीजे पर नहीं पहुंच सके। बिल्कुल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कोशिश की, और ये बड़ी कामयाब कोशिश है पाकिस्तान, और ये आखिरी नहीं, अच्छे से होस्ट किया, पहली कोशिश थी, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिला आगे भी बढ़ सकेगा। इसी पर बात करते हैं। एक कमोडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार, आपको वेलकम करेंगे चिश्ती साहब। अच्छा, अभी इस जो सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि जी 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे ब्लॉकेट कर दिया जाएगा, नाकाबंदी कर दी जाएगी आबनाए हुर्मस की। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसे खुलवाना चाहते हैं। वो आबनाए हुर्मस जो कि इस जंग से पहले बिल्कुल खुली हुई थी, किसी किस्म की नाकाबंदी उस पर ईरान की तरफ से भी नहीं थी, तो ये मंतक कुछ समझ में नहीं आ रही। और फिर जिस यूरेनियम अफजूदगी की बात हो रही है या एटमी क़ुव्वत के हुसूल की बात की जा रही है, वो तो उनके प्लान में पहले ही शामिल नहीं था। यूरेनियम की अफजूदगी पहले वो सिफर करने पर आमादा हो चुके थे, और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तर धमकियों के बावजूद, नेटो को सज़ा देने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, कोई भी यूरोपीय ममालिक उनका साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझते कि उनकी जंग है, तो तनहा अब तक की तमाम कोशिशों के बावजूद वो समुद्रों में काबू कर लेंगे ईरान को। बहुत शुक्रिया इशाल और जुनेद, आपने इनवाइट किया। मैं तो अभी तक हैरान ये हूँ इस स्ट्रैटेजी पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई एडवाइस करता है। मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में बुनियादी बात करता चलूँ, शायद मैं बेहतर अपना पॉइंट समझा सकूँ। देखिए, जंग में आपने अपने इनिशिएटिव लेने होते हैं, आपका अपना ऑफेंसिव होता है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, दुश्मन को रिएक्टिव मोड में रखना होता है। आपको याद है जिस तरह अमेरिका ने हमला किया, एयर डिफेंस को नॉकआउट किया ईरान के, फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, फिर उनको बहुत ज्यादा तबाही की, तो ये एक्शन था अमेरिका की तरफ से। ईरान ने फिर हिट बैक किया, रिटेलिएट किया, इसराइल को हमला किया, ये रिएक्शन। तो हमेशा आप खुद मेन डिसीजन की जो चॉइस है अपने पास रखते हैं। दुश्मन को रिएक्टिव रहना चाहिए ताकि आपकी डोमिनेंस रह सके डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर।
यहाँ पे उल्टा नजर आ रहा है। एक तरफ सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल, और ईरान एक रिएक्शन मोड में है और अमेरिका एक उनके रिएक्शन मोड में चला गया हुआ है। यानी अमेरिका के डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर ईरान दाखिल हो गया हुआ है। यानी जो वो फैसला करते हैं वो रिएक्टिव मोड में करते हैं कि ईरान ने ये किया मैं ये करूंगा, ईरान ने ये किया मैं ये करूंगा। इस तरह जंग नहीं लड़ी जाती, सुपर पावर की तो बिल्कुल नहीं लड़नी चाहिए। जब आप दुश्मन आपके रिएक्शन मोड में या डिसीजन मेकिंग लूप में दाखिल हो जाए और फैसले उसके एक्शन पर डिपेंडेंट हो जाए तो आधी जंग आप ऐसे ही हार जाते। दैट मींस आप रिएक्टिव मोड पे चले जाएंगे, उसने आपसे इनिशिएटिव ले लिया हुआ है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात मुझे लगती है, जो जुनैद आप भी इशारा कर रहे थे कि वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने आए थे, फिर कंट्रोल ईरान ने ले लिया, फिर उन्होंने 40 दिन तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने की कोशिश की, नहीं हुए। तो अब एक और रिएक्शन मोड में वो चले गए हैं कि मैं अनब्लॉक तो नहीं कर सकता स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, मैं काउंटर ब्लॉक करता हूँ एक और जगह से। पहली बात तो ये मैं आई थॉट के स्ट्रैटेजी पॉइंट से मैं कमेंट कर दूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये बनती है। वो अब बचपन में पढ़ते आए थे, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था आई ब्रोक इट यू ओन इट। तो चीज किसी के घर जाके आप तोड़ दे तो वो नहीं की होती है जिसके घर में डेकोरेशन पीस होता है। तो लेकिन यहाँ फिर उल्टा हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि आई ब्रोक इट यू ओन इट, लेकिन आई ओन इट एंड यू ब्रोक इट वाली अब काउंटर हो गया हुआ है। तो ये लूप के समझ नहीं आ पा रहा ये कौन सी जंग लड़ रहे हैं जिसके अंदर ईरान ही उनको। चिश्ती साहब, अगर हम थोड़ा सा सूरत हाल को डेप्थ में जाकर देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है हम मुज़ाकरात की टेबल पर देखते हैं दोनों को, और दोनों फ्रीकैन आपस में नेगोशिएशन करते हैं, काफ़ी शराइत मान ली जाती हैं, और फिर अचानक से कॉल का आना और उसके बाद ये शर्त रख दिया जाना कि अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो टोटली अमेरिका के हाथ में होगा। एक तो पहली बात ये समझ नहीं आती, और ईरान इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगा कि वो अमेरिका को अपने बिल्कुल दरवाजे पर बिठा के और उनके हाथ में इख्तियार देकर और फिर चैन की नींद सो सके। और दूसरा मिडिल ईस्ट का या दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं शायद वो भी नहीं चाहते कि ईरान के हाथ में ये भाग दौड़ रहे अबनाए हुर्मुज़ की। तो क्या समझते हैं आपके कोई और भी ममालिक इसमें हाथ बटा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, इसके ऊपर इख्तियार हासिल करने में, कंट्रोल लेने में? देखिए, हम ये इसका जवाब देने से पहले मैं ईरान की सेंसिटिविटी की बात करना चाहूंगा। वो ये कि देखिए, ईरान को मना कर रही है दुनिया और खासतौर पे अमेरिका कह रही है कि न्यूक्लियर वेपन आपने नहीं बनाने देंगे और आपका प्रोग्राम ये है, जिस वजह से हमला हुआ है। वन लाइनर अगर हम देखें, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है, थोड़ी देर थ्योरेटिकली फर्ज भी कर ले बना लेता है, तो मुझे नहीं पता कितने दहाइयों में और कितनी सदियों में ईरान खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो फिजिकली इस्तेमाल कर सकेगा अगर वो बना ले, पहली बात। दूसरी बात ये है, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एक इकोनॉमिक बॉम्ब इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो अमेरिका ने उसके हाथ में दे दिया है, ये तो 47 साल में एक न्यू फाउंड वेपन है ईरान के लिए। उनको समझ आई है कि शायद हम गलती कर रहे थे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, हमें तो पहले ही 40 साल भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके पैसे कमाने चाहिए थे, हर शिप से $2 मिलियन लेना चाहिए था। मैं कैलकुलेट कर रहा था, तकरीबन 100 से लेकर 150 शिप्स रोजाना गुजरते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। 90 बिलियन रेवेन्यू बनता है सिर्फ ईरान का, जरा विजुलाइज करें। तो ये तो ईरान को बहुत पहले शायद इसको न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल है, नंबर 1, ज्यादा इफेक्टिव है, और ईरान के लिए इंतहाई इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। और यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अमेरिका ने शायद गलती की है, क्योंकि इससे पहले आप विजुलाइज करें, ईरान ऑलमोस्ट वीक था, डिसइंटीग्रेटेड उनका न्यूक्लियर प्लांट या इंस्टॉलेशन था। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कम बैक किया है, उसको न्यू फाउंड रेलेवेंस मिल गई है 2 जगह। एक, उसने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कामयाबी से ब्लॉक कर लिया है, और दूसरा आप देखें, उसने जो आयतुल्लाह खामनेई ने शहादत से पहले कहा था कि ये खित्ते में जंग फैल जाएगी, ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, तो ये भी उन्होंने कामयाबी से रीजनलाइज कर दिया। रीजनलाइज क्या, अब तो ग्लोबल हो गई, क्योंकि उनके 20 जो 4% तेल वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, सिर्फ अपना दुनिया का 4% का शेयर था इनके पास, 1.38 बिलियन रोजाना की बुनियाद पर चाइना को देते थे। इनकी 90% एक्सपोर्ट वही थी सिर्फ। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंट कम ईरान था सिर्फ 4% तेल के ऊपर। अब वो 20% दुनिया का तेल इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तो ये कौन सी जंग हुई जिसके अंदर हमने ईरान की कैपेसिटी बढ़ा दी, उसको न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस दे दिया, उसका मोरल हाई कर दिया, और उसको अपनी थ्रेशोल्ड पता लग गई कि मैं कहां तक बर्दाश्त कर सकता हूं। ठीक है, अभी तो फिर आपके ख्याल में अब होने क्या वाला है? 2 हफ्ते का सीज फायर था, आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका, अब आगे कौन कोशिश करेगा? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि सदर पुतिन ने भी ऑफ़र किया है कि वो मीडिएशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को ही ये बीड़ा उठाए रखना होगा, पाकिस्तान को दोबारा से कोशिश करनी होगी, वेन्यू क्या होगा, कौन इसमें किरदार अदा करेगा? देखिए जुनैद, एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि कल मुज़ाकरात सस्पेंड कंपैरेटिवली रुके ज़रूर हैं, ना कॉल अप हुए हैं, ना हॉस्टिलिटीज़ की तरफ गए हैं दोनों, ना उन्होंने सीज़ फायर ख़त्म किया है, ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई और थ्रेट किया है सिवाय ये
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को काउंटर ब्लॉक करने के अलावा कोई थ्रेट अभी तक नहीं दिया। तो एक पॉजिटिविटी है। और वैसे भी ये जब इस तरह के मुज़ाकरात जिसके अंदर एक तरफ सुपर पावर है बैक्ड बाय अ स्पॉइलर इजराइल है, तो दूसरी तरफ एक ईरान है जिसका सैंक्शन लगी हुई है, जिसने अपनी रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस रिगेन किया है, तो ये मुज़ाकरात कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं, ये कोई इवेंट नहीं है। ये इवेंट नहीं था कि इवेंट के बाद एक क्लोजिंग होनी, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था कि जब खत्म होगा मैच तो एक ने हारना है तो कौन जीता कौन हारा, इसमें ये हो नहीं सकता। ये 40 साल की 47 साल की दुश्मनी है, एनिमोसिटी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमें होस्ट करने का मौका मिला। और सिर्फ होस्टिंग मटीरियल वाइज नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस मुल्कों का हमारे पर आया, अरेंजमेंट और जो हॉस्पिटैलिटी है उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ कि हम पर ट्रस्ट किया गया, हमें इस इत्मीनान के काबिल समझा गया दोनों तरफ से। तो ये आई थिंक कंटिन्यू रहेगी, अल्लाह करे, और सीज फायर भी एक्सटेंड हो जाए। ज़ाहिर है, आई एम श्योर पाकिस्तानी हुकूमत ने दरख्वास्त की होगी दोनों साइडों को कि अगर आप कंक्लूड नहीं कर पाते तो कम अज़ कम इसको एक्सटेंड करें ताकि स्पेस ज़्यादा मिल सके। बिल्कुल। अच्छा चिश्ती साहब, अगर शराइत की बात कर ली जाए, मुमकिन कौन सी ऐसी शराइत हैं जिन पर दोनों फ्री कैन ने एग्री किया है, और अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे फ़िलहाल कि जिन पर एग्री नहीं हो सका, लेकिन कौन सी शराइत ऐसी हैं जो कि मनवा ली गई हैं दोनों फ्री कैन की जानिब से? और इस खित्ते के अंदर जंग बंदी की भी बात हो रही थी कि मुकम्मल तौर पर अमन कायम होने के लिए तमाम मुमालिक से जहाँ जहाँ पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो लेबनान है या फिर हम देख रहे हैं कि गाज़ा है, तो इनको भी पुरअमन तरीके से यहाँ से भी अपनी फोर्सेस को निकालना होगा, यहाँ पर भी जंग ख़त्म करनी होगी और फिर अपने अड्डे भी उठाने होंगे। तो क्या इस चीज़ के लिए अमेरिका की जानिब से एग्री किया गया है? देखिए, अमेरिका का सिर्फ स्टैंड लोन सबसे ज़्यादा फोकस उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, नंबर 1, क्योंकि वो समझते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से दुनिया को थ्रेट है, ये उनका बिलीव करना है। ऑल्दो जो हमला करने वाले दोनों मुल्क हैं, इजराइल और अमेरिका, वो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, पहली बात तो ये, लेकिन वो ईरान से नहीं चाहते। जो डिफरेंस आ रहा है वो इजराइल की जो ऑप्शन है या विश लिस्ट इजराइल की है वो डिफरेंट है। वो समझता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से इतना खतरा मुझे नहीं है जितना बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो इजराइल पहुंच जाते हैं उससे खतरा है। इजराइल की प्रायोरिटी थ्रू आउट रही है कि वो मिसाइल्स, वो टेक्नोलॉजी जिससे वो इतनी दूर तक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक फायर कर रहा है, वो जरूर एलिमिनेट किए जाएं। क्योंकि हम ये क्लियर होना चाहिए कि जब कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो सिर्फ वही एक ही दफा वो न्यूक्लियर टेस्ट अपनी सरहद के अंदर करता है, बाकी वो बॉम्ब बनाए इसलिए जाते हैं कि आपने सरहद पार फेंकने हैं कहीं, अल्लाह करे किसी को नौबत ना आए, लेकिन आप अपने मुल्क पर गिराने के लिए नहीं करते। उसके लिए आप जब न्यूक्लियर वेपन बना लेते हैं तो आपको जाहिर है कैरियर चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ अ मिसाइल और ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। तो इजराइल को ये थ्रेट है कि अगर बना ले तो वो अपने बॉर्डर के अंदर ही रखेगा, जब क्रूज मिसाइल होंगे तो वो डिलीवरी कर सकेगा, और जाहिर है इजराइल को बहुत बड़ा खतरा इससे है। तो आई थिंक डाइवर्जेंट है इनके अपने ख्यालात जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं। किस पे एग्रीमेंट हुआ है? अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं, पानी पर कंट्रोल हासिल कर पाएगा डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा जब वहाँ पर अब्राहम लिंकन मौजूद था तो ईरान ने उसे करीब भी नहीं आने दिया, ईरानी पानियों के अंदर आने भी नहीं दिया, और जिस तरह से वहाँ से भगाया, जिस तरह से नुकसान पहुँचाया। आप समझते हैं कि अब कोई ऐसी कैपेसिटी उनके पास आ गई है, या सिर्फ बयानात की हद तक लें, या फिर इसको एक बड़े तसादुम के तौर पर देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में? इशाल, देखिए, ये थ्रेड से मार्केट में क्राइसिस तो आएगा, स्पेशली ऑयल, लेकिन फिजिकली मैनिफेस्टेशन करना ये बहुत चैलेंजिंग है। मेरा नहीं मानना कि वो कर सकेंगे। क्यों? अगर वो कर सकते तो ये 35 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जिसके अंदर सिर्फ 10 किलोमीटर के कॉरिडोर हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे शिपिंग लाइंस के, 10 किलोमीटर, उसको छुड़वा लेते। वो तो टारगेट बड़ा क्लियर है कि आपने क्या करना है। जब ये पर्शियन गल्फ या इंडियन ओशन में जाकर खुले समुद्रों में शिपिंग लाइन को रोकना चाहेंगे, वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। आपको गूगल मैप पे बहुत छोटा लगता है, आपकी स्क्रीन पर जब एरियल व्यू दिखाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ की तरफ जाता हुआ रास्ता, तो बहुत छोटा नजर आता है। फिजिकली इतने हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर शिप लाना, और उसके लिए मैं बताता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। पॉसिबली अगर वो अटेम्प्ट भी करेंगे, उनको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वापस लाने पड़ेंगे जो पहले ही न्यूट्रलाइज या हमला हुआ उन पे। नंबर 2, उनको दर्जनों के हिसाब से डिस्ट्रॉयर लाने पड़ेंगे। डिस्ट्रॉयर वो हैवी शिप्स होते हैं जिनके ऊपर मिसाइल बैटरीज होती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो एंटी शिपिंग भी होता है और एंटी एयरक्राफ्ट भी अमल करता है। तो दर्जनों की तादाद में वो लाएंगे। वो रखेंगे कहां पर? सबसे मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि आप प्लेस कैसे करेंगे? ईरान तो अपने शायद ड्रोन वहां भी भेज देगा, तो फिर कैसे करेंगे? तो आई थिंक बहुत बड़ी प्राइस अमेरिका को देनी पड़ेगी। वो मेरा ख्याल है फिजिकली वो कर भी नहीं सकते। और एक आखिरी बात इसके ऊपर जरूर यह ध्यान में रखिए कि उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। जो पहले ही उनको टास्क दिए गए हैं, उसकी नजर आ रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बेबसी थी,
2000 शिप्स खड़े थे, किसी को नहीं निकलवा सके, एस्कॉर्ट नहीं कर सके, तो फिर वो इतने हजारों किलोमीटर, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा वाइड एरिया में कैसे मैनिफेस्ट करेंगे कि जी हमारा हुक्म यहाँ पे चल रहा है। अच्छा श्री साहब, अगर स्पॉयलर्स की बात की जाए तो इजराइल के साथ साथ भारत भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जो कि नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात कामयाब हों, उनका बस नहीं चल रहा था। लेकिन अभी जयशंकर का इस मौके पे यूएई पहुंच जाना, और यूएई उन्हीं ममालिक में से है जो कि नहीं चाहते कि किसी तरीके से सेटलमेंट इस अंदाज में होगा जिसमें ईरान फाते हो। एक तो जिस वक्त ये जंग शुरू हुई, मोदी जी का कनेसेट में होना, वहाँ पे एक दूसरे को मेडल पहनाया जाना, और अभी इतनी शदीद तनकीद हो रही है कि भाई पाकिस्तान ने वो काम कर दिया है जो नरेंद्र मोदी को या भारत को करना चाहिए था। तो बजाय इसके कि वो सीज़ फायर में किरदार अदा करें, यूएई का पहुँच जाना कोई नया डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है पाकिस्तान और सऊदीया तर्ज का, या क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर आप नरेट कर सकें? जुनेद, एक लाइन में सिर्फ अगर मैं लाइटर नोट पे करूं, सुबह सुबह लोग इतनी सख्त बातें सुनना नहीं चाहेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 1 साल से गलत बस में बैठ जाते हैं। अच्छा। तो और गलत जगह पे उतर भी जाते हैं। तो मई 2025 में भी गलत बस में बैठ गए, पता नहीं उनको किसने कहा पाकिस्तान पर हमला कर दें। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से बैटल टेस्टेड, हार्डन, कॉम्बैट प्रूवन एयरफोर्स है, इसके साथ ना एंगेज कीजिएगा। ये मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था 1 मई 2025 को। तो वो गलत बस में बैठ गए, फिर जो है बाकी हिस्ट्री है। फिर एक और गलत बस, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो नेतन्याहू को मिलने के लिए 26 फरवरी को तल अवीव पहुंच गए। 28 को अमेरिका ने हमला किया था। तो 48 घंटे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिर्फ तल अवीव में थे नहीं, उन्होंने कहा नेतन्याहू को कि तुम्हारी पेन हमारी पेन है। तो हुजूर, जब आप किसी की पेन को ओन करते हैं, तो जो नेतन्याहू ने पेन फलस्तीनियों को पहुंचाई थी साइमल्टेनियसली इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको तो नहीं ओन कर सकते कि उनकी भी पेन हमारी पेन है। इसका मतलब है आपने चुन लिया कि किसकी पेन आपकी पेन है, और वो है इजराइल की पेन। तो फिर जो फलस्तीनियों, आप 78 साल से इंडिया सपोर्ट करता रहा है फलस्तीनियन की कॉज को, फिर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं तो फिर शायद और रिफ्रेश हो जाते हैं। देखिए, वियतनाम की जंग में इंदिरा गांधी वजीर आजम थी। अमेरिका ने बहुत जोर लगाया 21 साल जंग में, 1954 से 75 तक ये जंग हुई थी, तो बहुत जोर लगाया कि वियतनाम की जंग में इंडिया मदद करे, सोल्जर्स भेजे। इंदिरा गांधी ने कहा था ये अनजस्टिफाइड अनएथिकल वॉर है, नहीं भेजेंगे। फिर फास्ट फॉरवर्ड करके 2003 में आ जाए, सद्दाम हुसैन की तख्ता उलटने के लिए जब फौजें आई नेटो की, तो अमेरिका ने बहुत कहा सद्दाम हुसैन के खिलाफ इंडिया अपनी फौजें भेजे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये अनएथिकल अनजस्टिफाइड वॉर है। ये तो वो इंडिया है जो एथिक्स के साथ खड़ा होता था। लेकिन उस वक्त के लीडरान शायद एथिक्स के साथ जंग लड़ते थे, या उनकी कुछ मोरालिटी थी, या मोरल था, या उनकी कुछ उनके अंदर कुछ इंसानियत बची थी। लेकिन अगर हम मोदी की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो तो आधी मुजरम है, और आधी वो तो उनको गुजरात का किसाई भी कहा जाता है, और नेतन्याहू की आइडियोलॉजी भी यही है, और इनकी भी सेम एक ही तरह से सोच रखते हैं, ये एक ही तरह का इनका रवैया और एक ही तरह के इनके तरीक़ाकार हैं हुकूमत करने के। तो इसके जो अभी दुबई के अंदर उनका जाना, यूएई के अंदर उनका मौजूद होना, नहीं लगता कि एक मज़ीद जंग को हवा देना या मज़ीद बढ़ावा देना, या फिर कोई अमन मुआहिदा, या कोई आपस में कोई जिस तरह से पाकिस्तान या सऊदीया का हुआ है आपस में मुआहिदा, इस तरह का कोई मुआहिदा हम उम्मीद कर सकते हैं? और क्या यूएई इंडिया की तरफ इस निगाह से देख सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इंडिया तो हारा हुआ है जंग के अंदर भी? इशाल, देखिए, हमने जो मुआहिदा सऊदी अरब से किया था, नंबर 1 हमने अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ज किया था, किसी के खिलाफ नहीं किया था। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और वो जाहिर है एक एग्रेशन जो सऊदी अरब और हरमैन शरीफ वहाँ पे है, सबकी हमारी अकीदत भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने किसी मिस एडवेंचर या ऑफेंसिव किसी स्ट्राइक्स करने के लिए या किसी मुल्क पर हमलावर होने के लिए नहीं किया था एग्रीमेंट। पहली बात तो क्लियर करें, हमने एक सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट की थी सऊदी अरब की, और वो म्यूचुअल एक एग्रीमेंट है। नंबर 1 यहाँ पे आपको स्मेल खुद ही हो रही है। आपने अपने जो सवाल के अंदर ही आपका एक जवाब नजर आया मुझे कि आपने कहा कि यहाँ पे तो एक दुश्मनी की पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जेंस नजर आ रही है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं नजर आ रही कि इंडिया को कोई थ्रेट होने वाली है, या खुदा ना खास्ता यूएई को किसी ने थ्रेट किया है या स्ट्राइक किया है। तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी आपस में सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मुझे नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो वो कन्वर्जेंस उनकी नजर आ रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी दौरा मिस टाइम किया था अपना तल अवीव का भी, अभी भी इस टाइम पर जाकर वो दुनिया को गलत मैसेजिंग दे रहे हैं, जब दुनिया सारी कन्वर्ज कर रही है कि हम सारे पीस की तरफ बैठे हैं, पोलराइजेशन ना हो, हम साइडें ना लें किसी तरफ से। हमारी देखें कितनी चैलेंजिंग पोजीशन थी। हमने इतनी, एक तरफ हमारा बॉर्डर ईरान से मिलता है, सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है, कितना मैच्योर और ग्रेसफुल प्ले किया कि हमने कोई साइड नहीं ली, सब साइडों को इकट्ठा बिठाया
यहाँ पे एक पोलराइजेशन ऑलरेडी है, दुनिया और सब डिवाइडेड है, और ज्यादा नफरतें फैलाने के लिए आप एक कन्वर्जेंस कर रहे हैं। एक चीज जो डेवलपमेंट वो ये भी हुई कि जिस वक्त ये मुज़ाकरात हुए उससे एक रोज़ पहले सऊदीया का वफ़द भी आया। एक तो ये कि मुश्किल वक्त में जिस तरह से यूएई ने हमसे मुतालबा किया था, खैर वो उनकी अमानत ही हमें आखिरकार लौटानी ही थी, लेकिन कतर ने, सऊदी ने फाइनेंशियली हेल्प आउट किया और पाकिस्तान की तरफ से अब एक दस्ता भी है, एयरफोर्स का भी और फ़ौज का भी, जो कि वहाँ पर तैनात होने जा रहा है। अभी तक तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया अरब कंट्रीज़ की तरफ से भी, और ईरान के जितने भी हमले थे, चाहे वो ईरानी हो या फिर वो जो शरारतन इजराइल भी करता रहा अरब ममालिक पे आपस में गलतफहमी के लिए, जो अभी तक की कोशिशें हैं, पाकिस्तान यही कोशिश करता रहा, दोनों ममालिक को समझाता रहा कि सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ईरान भी थोड़ा इस चीज़ को समझेगा और अरब ममालिक पे कम अज़ कम उस तरह से हमले नहीं करेगा कि ये जंग आपसी जंग में तब्दील हो जाए। जी बिल्कुल जुनैद, मैं तो पहले दिन से ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ तमाम ममालिक को, इंक्लूडिंग यूएई, और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा इन्होंने मैच्योर बिहेव किया कि इन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ईरान के खिलाफ नहीं की, क्योंकि अगर सऊदी अरब या कोई और मिडल ईस्ट के ममालिक ईरान के खिलाफ स्ट्राइक कर देते तो ज़रा इमेजिन करें कि ईरान के पास एक और मॉरल जस्टिफिकेशन या एक लेजिटिमेसी आ जानी थी वॉर के मुतालिक कि क्योंकि अब इन्होंने मिलकर डायरेक्ट हमला कर दिया है तो मैं अब इनको करूंगा। उनका ख्याल ये था पहले कि मैं तो अमेरिकन इंटरेस्ट को या जो वॉर फाइटिंग जनरेशन एफर्ट हो रही है उसको टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन एक लेजिटिमेसी आ जाती तो वो एक रीजनल इटसेल्फ जंग लगती और उसमें सिवाय नेतन्याहू के और किसी को खुशी नहीं होती। तो ये बहुत ग्रेसफुल बिहेव किया तमाम अरब ममालिक ने, और पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया सऊदी अरब को रिफ्रेन करवाने में। ये जो आप फोर्सेस कह रहे हैं जो हमारी वहां गई हैं, ये भी हमारी किसी ऑफेंसिव पर्पस के लिए नहीं गई हैं। जो हमारा कंटिजेंट एयरफोर्स और आर्मी का गया, ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर गए हैं, एक एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने गए हैं, उसमें ऑफेंसिव एलिमेंट नहीं गया। हमारे पास ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एसेट है, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत है। चिश्ती साहब, उनका काम ये भी तो होगा कि अगर कोई शरारत कर रहा है और इल्जाम ईरान के ऊपर लगा रहा है तो इस चीज़ को भी काउंटर किया जाए और असल जो जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है उनको जिम्मेदारों को पॉइंट आउट किया जाए और उनसे मंजयाम पर लाया जाए, उनकी एक जिम्मेदारी ये भी तो होगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हमने सिर्फ सॉवरेनिटी सऊदी अरब की डिफेंड करनी है, जिसमें एक एलिमेंट ऑफ प्राइड भी है, एक ऑब्लिगेशन हमारा डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो आई थिंक ये किसी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये हमारी कॉन्टिजेंट एट द कॉस्ट ऑफ किसी और की फ्रेंडशिप के नहीं है, कीमत पे है कि हमने वो भेजने का मतलब है हम किसी और से दुश्मनी कर रहे हैं। हमने एक स्टैंड लोन बायलैटरल, दो मुल्क सॉवरेन है, दोनों ने म्यूचुअल एक एग्रीमेंट किया है, हमने वो एक अंडरटेकिंग दी हुई है दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को कि हमने एक दूसरे का दिफा करेंगे। और पाकिस्तान की जो फोर्सेस गई हैं वो बिल्कुल उसी माइंडसेट और उसी पर्पस के लिए गई हैं। कोई उनका कोई और वॉर प्लान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूट ऑफेंसिव नहीं करना, उन्होंने कोई ऐसी ऑफेंसिव डिजाइन है ही नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमने वो एक बॉन्डेज को अपहोल्ड किया जो हमारा उनके साथ है। और चिश्ती साहब, आप समझते हैं जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप भी एमबीएस के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं और जिस तरह से अपनी ट्रुथ के ऊपर भी वो इजहार करते रहे हैं और इस बात का खुलकर उन्होंने बल्कि बरमला इजहार किया कि सऊदी अरब ने उनका साथ नहीं दिया, शायद वो यही चाहते थे कि जवाबी वार ईरान के ऊपर किया जाए, शायद यही जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो कि सऊदी अरब ने नहीं दिया। अब समझते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका की छत्र छाया में रहना चाहेगा या उनकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहेगा। एक तो पाकिस्तान के साथ तो वो अपना मुआहिदा कर ही चुका है और पाकिस्तान ये अम्ब्रेला फ्राहम करने के लिए तैयार भी है, लेकिन आप समझते हैं कि अमेरिका से अब कोई उम्मीद होगी सऊदी अरब को या एमईएस को? देखिए इशाल, ये तो सऊदी अरब ने खुद फैसला करना है जंग खत्म होने के बाद। सिर्फ सऊदी अरब ने नहीं करना, तमाम जीसीसी के ममालिक जो 6 ऑलमोस्ट 1981 से जीसीसी है, कतर है, यूएई, तमाम मुल्क, जीसीसी ने खुद फैसला करना है कि उन्होंने पिछले सालों में ऑलमोस्ट जब से ये मार्ज़ वजूद में आई है जीसीसी, उस वक्त से अमेरिका से जितने डील्स किए हैं, एयर बेसिस दिए हैं, नेवल बेसिस दिए हैं, वो तमाम के तमाम हर मुल्क ने इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट किया अमेरिका से, एज अ जीसीसी नहीं किया। तो एक मुल्क को दूसरे के मुतालिक पता भी नहीं है कि क्या लिवरेज है, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ डिग्री ऑफ एश्योरेंस है अमेरिका की तरफ से। तो ये तो इन मुल्कों ने अब रियलाइज किया होगा कि अमेरिका के यहाँ अड्डे होना कोई बेसिस पर या के नेवल इंस्टॉलेशंस होना कोई एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी ज्यादा थे। तो उनका फैसला उन्होंने खुद करना है कि उनके लिए वो शो ऑफ स्ट्रेंथ थे या एक केस ऑफ वीकनेस थे। तो वो आई थिंक रियलाइजेशन तो सब में आ गई होगी, लेकिन अब आफ्टर द वॉर क्लोजेस ये वो निकल सकेंगे उससे, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनके क्या स्टेक्स हैं अमेरिका के साथ, वो डिपेंड करेगा उस इंडिविजुअल कंट्री का कैसा केस है अमेरिका के साथ। और प्रेसिडेंट ट्रंप उससे जाहिर है कितना ऑफेंड फील करते हैं कि वो अगर उनकी अम्ब्रेला से जिसकी तरफ शार्प कर रहे हैं और निकल जाते हैं तो
दुरुस्त, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार, और बड़े खूबसूरत तज्जिया दिया उन्होंने। हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात एक बार फिर से होंगे और कामयाबी होगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सर ही ये सेहरा सजेगा कि उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी करवाई है। ताहाल हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया गया था। 2 हफ्ते के लिए इस सीज़ फायर को यकीनी बनाना भी एक बड़ा चैलेंज है, जहाँ पर दोनों फ्रीकैन यहाँ से वापस जाने के बाद हम देख रहे हैं कि फिर बयानात की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानात बाजी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग मज़ीद आग नहीं पकड़ेगी बल्कि यहीं पर रुक जाएगी और दोनों ममालिक, दोनों फ्रीकैन मिल बैठ कर ही इस मसले का हल निकालेंगे। प्रोग्राम अभी जारी है, सारी यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। अब कहीं मर जाएगा सेवेदास। वेलकम बैक। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया है और तुर्क सदर की मुज़ाकरात नाकाम होने पर इजराइल पर हमले की भी धमकी दे दी है। वो कहते हैं कि हम भी अगर डिस्कस कर रहे हैं दीगर ममालिक को भी, तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो है नाकदीन भी हैं जो कि इन मुज़ाकरात के नाकामयाब होने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से उसने होस्ट किया इस इवेंट को। और खदशात बहरहाल ये मौजूद थे कि मुज़ाकरात पहली ही नशस्त में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो शर्पसंद अनासर हैं, स्पॉयलर्स हैं, इजराइल है, भारत है, वो नहीं चाहते थे कि ये मुज़ाकरात कोशिशें जारी हैं। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की जो अंदाज़े सियासत है, जो उनकी शख्सियत है, उनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो किसी एक चीज़ पर डटे रहें, क्योंकि अपने एक ही बयान में समटाइम 2 मुख्तलिफ बातें भी कर देते होते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अभी ये चीज़, ये मंतक अगर आप हमें समझा सकें कि नेटो फोर्सेस से उन्होंने कहा, अपने तमाम इत्तेहादियों से उन्होंने कहा, सब ने इस पर मुत्तफ़िका राय का इजहार किया कि भाई ये हमारी जंग नहीं है, बल्कि अमरीकी ख़ुद भी अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं, उनकी अपनी आवाम भी, कि ये इजराइल की जंग है जिसमें हमें घसीटा जा रहा है। तो अब आपने हुर्मुज़ को वो ब्लॉक कर रहे हैं उसे खुलवाने के लिए। और जिस वक्त जंग की बात की जाए, जब ये शुरू हुई है तो आपने हुर्मुज़ खुला हुआ था, तो जब उन्होंने तमाम तर कोशिशें करके देख ली हैं ईरान को घुटनों पे लाने की, अभी तक तो वो काबू नहीं कर सके, तो तनहा समुद्रों में वो कंट्रोल कर पाएंगे आपने हुर्मुज़ को? आपको क्या लगता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जो अभी आप देखें इससे बातचीत हुई है, उसके बाद से ट्रम्प ने यह भी मानना है कि ये बातचीत होने का बेहतर है बनिस्बत कंपेयर कि हम जंग को जारी रखें। दैट इज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो ब्लॉकेट की जो बात करें, ये देखें कि प्रेशर टैक्टिक्स के समझ लें आप, प्रेशर स्ट्रेटजी है या पोस्ट वार जो प्रेशर आप किसी पे रखना चाहते हैं, ये उस सिलसिले के लिए है। और सेकंड ये है कि देखें, ब्लॉकेड उन्होंने ये कहा है कि उन ब्लॉकेड उन शिप्स का किया जाएगा जो ईरानी होंगे या ईरानियन अप्रूव्ड शिप्स होंगे, उनका ब्लॉकेड किया जाएगा। बाकी शिप्स जो हैं वो यहाँ से आते हो जा सकते हैं। सो दैट इज इसमें तब्दीली की है। दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ये नहीं जाएंगे खुद बज़ात खुद जाके, क्योंकि एंटरिंग इनटू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मतलब है यू आर एंटरिंग इनटू ए ट्रैप, तो वो ये नहीं करेंगे। हो सकता है, लाइकली ये है कि ये उस एरिया से जो उनका एरिया बनता है 24 नॉटिकल माइल्स, और उससे बाहर पीछे ही रहेंगे और वहां पर। लेकिन कब तक ब्रिगेडियर साहब, कब तक, कितना अरसा? क्योंकि दोनों की अगर बात की जाए, चाहे वो यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, जेराद फोर्ड हो, पहले दोनों को डैमेज किया गया, फिर वो रिपेयर होके आए, अगर एक मिसाइल और आ गया, एक मिसाइल दोनों पे गिरा दिया गया, तो फिर ये कितना बड़ा सुबकी होगी, कितना बड़ा लॉस होगा। और वो एक एक जहाज़ पे 3-3, 4-4 हज़ार मरीन्स को या सेलर्स को इतने अरसे तक समुद्रों में रखना, ये प्रैक्टिकल होगा? ये इतना आसान तो नहीं लग रहा। वो ये इसीलिए कह रहे हैं ना, कहते हैं ईरान ने 1800 जहाज़ों को रोक के रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये टिट फॉर टैट वाली बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, आप देखें कि ये चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। जिस तरह एक पॉजिटिविटी, एक मुस्बित सोच, एक मुस्बित पेशरफ्त भी है, और ईरान का भी मानना है कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 95%, यही तो ट्रम्प भी कह रहा है, 95% चीजें एग्री कर गए हैं। द ओनली थिंग जो मेरे ख्याल में मेजर चीज है वो न्यूक्लियर है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी आया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस है, ट्रम्प पे प्रेशर इसलिए भी पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है। और आप देखें पूरा एशिया का 80% एशिया इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऑयल एंड गैस के लिए। चाइना भी है और यूएस एलाइज भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, बाकी है, इंडिया है।
तो वो सारे देश ले रहे हैं, तो किसी स्टेज पे फैसिलिटेशन करेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने एक बुनियाद फराहम की है, पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन की, और आप देखें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 47 ईयर्स में इन पर्सन इनको बिठाया, हाथ मिलवाया और एक देखे रेपो एस्टेब्लिश करवाया। बिल्कुल, और जो हमारी जंगें रुकवाने के दावेदार थे, हमने उनको मेज़ पर ला बिठाया है और उनकी जंग रुकवाने के लिए हम अपनी कोशिशें और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये बारहा इजहार कर चुके हैं, बार बार दावा करते आए हैं कि उन्होंने 8 से 9 जंगें रुकवाई हैं और फिर पाकिस्तान और भारत की जंग भी रुकवाई है। और अब ये सेहरा पाकिस्तान के सर पर आता है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग जो है उसमें अपना किरदार अदा किया, उसको रोकने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब ये जंग शुरू हुई है तो उस वक्त जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, यूरेनियम अफजूदगी की बात हो रही थी, यूरेनियम इनरिचमेंट की बात हो रही थी, तो ईरान पहले से ही कह चुका था कि हमने मुआहिदा कर रखा है और हम किसी सूरत भी यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करना चाहते हैं या यूरेनियम एटॉमिक पावर जो है वो बनना नहीं चाहते हैं। ये तो वो पहले से ही इस बारे में इजहार भी कर चुके हैं और वो दावा भी इस चीज़ का करते थे और ये हकीकत पर भी मबनी था क्योंकि वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ था उन्होंने। और सुप्रीम लीडर कभी भी ये नहीं चाहते थे आयतुल्लाह खamenei कि कभी भी वो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हासिल करें। लेकिन अब जब ये तमाम शराइत कबूल होती हुई नज़र आई, तमाम शराइत हम देख रहे थे उन पर एग्री होते हुए नज़र आए दोनों ममालिक, तो एक और पॉइंट को रेज़ कर दिया जाना, क्या ये नेतन्याहू की ख्वाहिश हो सकती है कि अब हुर्मुज़ का इख्तियार भी अमेरिका को अपने हाथ में लेना चाहिए? क्योंकि लगता ये जेडी वेंस भी खुद ही इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हम बिल्कुल क्लोज थे और मुज़ाकरात जो वो कामयाबी पर पहुंचने ही वाले थे और हम लोग जो है एग्रीमेंट के बड़े करीब पहुंचने वाले थे, जब एकदम से फिर आबनाई हुर्मुज़ की बात हुई और वो यकीनी तौर पर एक कॉल का कहा जाता है कि जो आई और उसके बाद जो है आबनाई हुर्मुज़ का पॉइंट रेज़ किया गया। आप समझते हैं कि नेतन्याहू की हिमा पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाई हुर्मुज़ का पॉइंट उठाया है और वो चाहते हैं कि वहाँ की जो है पूरा इस्तेहकाक उसके ऊपर हासिल कर लें? जी हाँ, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले हम न्यूक्लियर की बात करते हैं। न्यूक्लियर अगर आपको याद हो, जो मीडिएशन ओमान करवा रहा था और आप देखें ओमान में मस्कत में बात हुई थी, जिनीवा में बात, तो उसमें ईरान एग्री कर गया। इवन दे वर रेडी, जीरो इनरिचमेंट के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद ये जंग हुई। लेकिन अब ईरान समझता है कि उनके पास एक एज है, वो प्रिवेल कर गए हैं, सो देयरफॉर उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई दिस इज आवर राइट, हम इसको इनरिच कर सकते हैं, इस वजह इंटरनेशनल लॉ 3.7% तक आप कर सकते हैं, तो वो उसको वो कहता है हमारा हक बनता है। अब सवाल मैंने आता है कि 460 kg 970 पाउंड्स का जो उनके पास इनरिच यूरेनियम पड़ा है, उसका डिस्पोजल क्या होगा? सो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन तो ये है। दिस इज वन थिंग। सेकंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देखे, पहले तो कहीं पे फिगर आउट ही नहीं हुआ। जब ये जंग स्टार्ट हुई कोई किसी इसकी बात तो नहीं कर रहे थे। सो इट वाज ए डिफेक्टिव वार ऑब्जेक्टिव। इस हालात में जब जंग में डेवलपमेंट आई तो दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ईरान ने आइडेंटिफाई किए, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था, दूसरा यूएस बेसिस इन मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज में थे, उनको हिट किया तो दुनिया को उससे तकलीफ स्टार्ट हुई। सो देन ईरान ने रियलाइज किया ये तो इम्पोर्टेंट चीजें, हमें इसको पकड़ना चाहिए। अभी आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अभी इसलिए बात हो रही है क्योंकि दुनिया का आप समझ लें कि ईरान इज कंट्रोलिंग पोर्शन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इतना वो पावर में आ गया है। सो दैट्स वाई अभी आप देखें कि एशिया 80% जो है एशिया है डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, तो उससे उनका भी प्रेशर पड़ता है। और फिर अमेरिकन एलाइज है, देखिए जापान है, इसका साउथ कोरिया है, ताइवान है, तो ये तमाम जो है वो आयल लेते हैं। फिर इंडिया भी है, पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस सब में आप भारत का किरदार किस तरह से देखते हैं, इजराइल का किरदार किस तरह से देखते हैं? हम देखते हैं कि भारत ने पहले पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की, पाकिस्तान को जंग में धकेला। उसके बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अफगानी वजीर जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं और पाकिस्तान के साथ फिर से शरारत शुरू होती है। पाकिस्तान के अंदर फिर से हम देखते हैं दहशतगर्दी को हवा दी जाती है। उसके बाद कनेसेट जाते हैं मोदी सरकार और फिर उसके बाद मोदी वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो ये अमेरिका की और ईरान की जंग शुरू करवा देते हैं और अभी इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, वहाँ पर दौरा उन्होंने किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अगली जंग कौन सी है जो शुरू करवाने जा रहे हैं या क्या चाहते क्या हैं? इस सब में इंडिया का किरदार आप क्या देखते हैं? और जो सिफारती कामयाबी पाकिस्तान को मिली है इस पर भी बड़ा वावेला हो रहा है वहाँ पर, बल्कि सफ़े मातम बिछा हुआ है और जो उनका मीडिया अब लान तान कर रहा है मोदी को, उसकी मिसाल भी इससे पहले नहीं मिलती है। जी हाँ, देखिए बड़े दो स्पॉइलर है। एक इसराइल है। इसराइल ने जब बातचीत स्टार्ट होने लगी थी, उन्होंने लेबनान पे हमले किए, एक ही रात में 300 लोगों को मार दिया।
और अभी भी कंटिन्यूस हमले हो रहे हैं। इसराइल की अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं नेतन्याहू कंटिन्यू प्रोलॉन्ग करें ताकि उनकी अपनी सर्वाइवल हो, दैट इज वन थिंग। और सेकंड, इंडिया सेकंड स्पॉइलर है। तो मैं अभी डिफरेंट चैनल्स पे पिछले 4-5 दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि एक मार के हक 1.0 था जो हमने उनको फिजिकली शिकस्त दी, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान को रेलेवेंस मान लिया। दिस इज मार्के हक 2.0, क्योंकि आपने हमने देखें लड़े बगैर हमने इंडिया को शिकस्त दी है। और एक चाइनीज मिलिट्री थिंकर थे, संजू के नाम से बहुत मशहूर थे, उन्होंने ये कहा कि टू विनिंग योर ऑल बैटल्स या कंकर करना इज नॉट सुप्रीम एक्सीलेंस। उन्होंने कहा सुप्रीम एक्सीलेंस इज सबड्यूइंग एंड डिफीटिंग योर एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो वो हमने ये करके दिखाया, क्योंकि डिप्लोमेटिकली आपका स्टेचर ऐसा हुआ है, पाकिस्तान की रेलेवेंस इतनी बढ़ गई है, क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई है। जब कहते हैं ना ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात हो रही है, दुनिया के तमाम लीडर्स पाकिस्तान को काले कर रहे, सो दैट इज द रेलेवेंस हमने एस्टेब्लिश किया। आज इंडिया आइसोलेट हुआ है, दैट्स व्हाई वो ड्रामे कर रहा है। अच्छा, ये जो आइसोलेशन है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में आइंदा किसी किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से किस हद तक भारत को बाज रखेगी? क्योंकि माजी में उनका ये मंजन किसी हद तक पूरी दुनिया बाय करती रही है, लेकिन मई 2025 के बाद से लेकर अब तक, और अभी जो पाकिस्तान ने एक तीसरी जंग अजीम को एक बड़ी तबाही से दुनिया को बचाने में किरदार अदा किया है, तो दुनिया बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान और भारत दोनों की जो किरदार है उसको पहचान भी चुकी है। तो आपको लगता है कि आइंदा बाज रहेगा भारत किसी शरारत से? बाज नहीं आएगा, क्योंकि देखिए उसके तो डीएनए में शामिल है। वो चाहते हैं पाकिस्तान को डैमेज डिस्टेबलाइज करे बाय ऑल मीन्स, वो चाहे वो अफगानिस्तान मास्टर प्रॉक्सी को यूज करें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूज करें। और अभी रिसेंट पास्ट में देखें कि तैयारियां बहुत सारी मुकम्मल थी एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कराने के लिए, वो तो हमारे एजेंसीज ने प्रीएम्प्ट कर दिया। सो लाइकली भी फ्यूचर में भी ये हो सकता है, लेकिन आज का दुनिया मांगती है एविडेंस। और जिस तरह पहलगाम का वाकया हुआ, देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टूड विद पाकिस्तान। आप जब तक सबूत नहीं देंगे, आप जो मर्जी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करें, फॉर द टाइम बीइंग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, आवाम के लिए, तो आप कह के बता सकते हैं कि उनके अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं 5 स्टेट्स में, तो आप उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं होगा इंटरनेशनली टू बाय योर आइडिया। के दौरान तो स्पेशली हम देखते हैं जब जब इलेक्शन होते हैं, वो किसी भी सूबे के इलेक्शन हो, उसी वक्त पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और तवज्जो जो है वो ग्रैब की जाती है, आवाम की डाइवर्ट की जाती है, ताकि आवाम जो है वो इस्लामोफोबिया में इतना खुब जाएं कि उन्हें पता ही ना चले कि सही क्या है, गलत क्या है, किसको वोट देने और किसको नहीं देने। और यही शायद मोदी सरकार की अभी तक सस्टेन करने की बड़ी वजह भी बना हुआ है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें उनकी फ़िल्मों की, तो हम देखते हैं कि धुरिंदर आई, धुरिंदर 2 आ गई, फिर बॉर्डर आई, बॉर्डर 2 भी आ गई, और उन सब के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से वो शिकस्त देते हैं, पाकिस्तान को वो किस तरह से हराते हैं जंग के अंदर। उनके फ़ौजी जवान हो गए, बहरी उनके जहाज़ हो गए। ये सिर्फ फिल्मों की हद तक ही महदूद रहेगा, ये हमें सिर्फ वहाँ तक ही अपना गुबार, अपनी भड़ास निकालते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि अमली मैदान में तो हमने देख लिया, पूरी दुनिया ने भी देख लिया। तो क्या यही एक तरीका कार बचा है मोदी सरकार के पास अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हम क्या कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मैंने बहुत सारे चैनलों में यही बात की। जब इंडिया धुरिंदर 2 रिलीज कर रहा था, उसमें बड़ी दावे कर रहा था, हम पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी कर रहा था उस वक्त, पाकिस्तान उस वक्त स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ले रहा था, पाकिस्तान खित्ते में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा था, दुनिया की सारी नजरें पाकिस्तान पे थी। सो दैट वाज आवर क्रेडिबिलिटी थी। आप देखें फिल्मों में आप जो मर्जी बनाए, उसमें आप पाकिस्तान को आप ओवर पावर करके दिखाएं, लेकिन फिजिकली क्रेडिबिलिटी ऑन ग्राउंड आगे दिखाएं। राफेल लेके भी आप क्या कर सकें? कुछ नहीं कर सके। तो फिर देखें इट इज मैन इनसाइड दैट मशीन या मैन बिहाइंड द गन, वो मैटर करते हैं, या फिर आपकी लीडरशिप मैटर करती है जो मजबूत फैसले करे आप पाकिस्तान के अपने मुल्क के इंटरेस्ट में, वो हमने करके दिखाएं। आप जो मर्जी बॉलीवुड के फैंटेसीज में आप रहेंगे कि आप जो कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्के यहाँ को बुनियाद महसूस में उनका मीडिया जिस तरह पागल हुआ था, लाहौर पोर्ट पे हमला, इधर तबाह उधर वो तबाह। लेकिन ये देखें कि इमेच्योर पाकिस्तानी मीडिया को आप देखें कि जिस तरीके से अभी भी हमने जिस तरीके से इस्लामाबाद टॉक्स में वी एक्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई हाइप क्रिएट नहीं किया, कोई गलत खबर रिलीज नहीं की।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थी या डार साहब के पास, मोफा के पास थी। सो दैट इज अवर क्रेडिबिलिटी। लेकिन कोई मिर्चों का हमारे पास इंतजाम है जो कि इंडिया को इस वक्त लग रही हैं? नहीं, हमें बरनौल का इंतजाम करना पड़ेगा। उछल कर जिस तरह से वो इस वक्त भी खबरें रिलीज कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने ये कर दिखाया, इतना वावेला पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा जितना वावेला वहाँ पर हो रहा है, और जितनी आग वहाँ पर लगी हुई है, जितनी मिर्ची वहाँ पर लगी हुई है। और जुनैद कह रहे हैं कि बरनौल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, तो और क्या कुछ इकदाम हमें करने होंगे भारत के लिए ताकि वो इस जो मिर्ची लग रही है उसके अंदर कुछ कर ना बैठे, कुछ होशो हवास से बेगाने ना हो जाएं। ये तकलीफ देखें, ये जेलसी है कि वो समझते थे पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इंडिया 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत बड़ी आर्मी है, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन साउथ एशिया, पुलिसमैन, क्वाड का मेंबर, वो हमने सब जीरो कर मार के हक और बुनियाद में महसूस में। आज पाकिस्तान इसलिए तकलीफ हो रही है, वी आर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन साउथ एशिया, वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वेस्ट एशिया में, फार ईस्ट एशिया में, सऊदी अरब के साथ आपका एग्रीमेंट है, लीबिया के साथ आपकी डील हो रही है, कतर का वर्ल्ड कप आपने करवाया। सो ये आपकी रिलायबिलिटी है, दुनिया आपकी तरफ देखती है, लोग टेलीफोन आपको करते हैं कि भाई साहब हमारे मसले और इसी तरह पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान अपना वक़ार इसी तरह से बुलंद रखेगा जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है सफारती सतह पर भी और हर महाज पर। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, दिफाई तज्ज़ियाकार, और बड़े खूबसूरत तज्ज़िया। और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ गो हैं कि ये मुज़ाकरात दोबारा से हों, दोबारा से एक टेबल पर बिठाया जाए इनको, और फिर जो जहाँ पर डेडलॉक अभी लगा है उस डेडलॉक को तोड़ा जाए और ये कामयाबी के साथ हम कर पाएँ। बिल्कुल, और इसके लिए हमारी कोशिशें आइंदा भी जारी रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।